खान रहमान गुस्से की हालत में थे। उनकी बीवी शहनाज बेगम बच्चों समेत चंद दिन के लिए अपने वालिदैन के यहाँ चली गई थीं। वो हर काम वक्त पर करने की आदी थीं और ज़हूर से खाना भी ऐन वक्त पर तैयार करा लिया करती थीं। ठीक 2 बजे खाना मेज़ पर लगा दिया जाता, लेकिन आज 3 बज रहे थे और खाना मेज़ पर लगना तो दरकिनार, अभी बावर्ची खाने से आया भी नहीं था। यही वजह थी कि वो शदीद गुस्से के आलम में थे। आखिर जब उनका गुस्सा आसमान से बातें करने लगा तो उन्होंने घंटी का बटन दबा दिया। ज़हूर तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जी सरकार, फरमाइए। सरकार के बच्चे 3 बज चुके हैं। जी 3 बज चुके हैं। ज़हूर घबरा कर बोला। खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? जी वो कमबख्त। ज़हूर अटक अटक कर बोला। ये तुम कमबख्त किसे कह रहे हो? गोश्त को। गलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ज़हूर गिड़गिड़ाया। उसे अपनी शामत नज़दीक नजर आ रही थी। ज़हूर, खान रहमान ने सख्त लहजे में कहा। जी सरकार। कान पकड़ लो। ज़हूर ने बिला चूनो चरा फौरन कान पकड़ लिए। खान रहमान रिटायर शुदा फौजी थे। उनकी आदत भी फौजी थी और कमाल तो ये है कि रिटायर होने के बाद भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ज़हूर उनकी तमाम आदत से बखूबी वाकिफ था। कान पकड़ने के हुक्म पर अगर कोई सवाल कर देता तो सज़ा कई गुना पड़ सकती थी, लिहाजा पहले उसने कान पकड़ लिए। चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, फिर डरते डरते बोला। सरकार, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। कान पकड़े पकड़े करो। खान रहमान बोले। जी वो बात यह है कि हांडी चल जाएगी। परवाह नहीं। फिर आप खाएंगे क्या? तो मैं खाऊंगा। तुम ना गलने वाला गोश्त लाए हैं क्यों? अब मुझे क्या पता था जी। समझूंगा उस हराम खोर से भी। ज़हूर ने झुंझलाकर कहा। किस हराम खोर का जिक्र है? खान रहमान ने हैरान होकर पूछा। उस कसाब का जिसने ऐसा गोश्त दिया। जानते हो इस वक्त मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर मैं इसी तरह कान पकड़े रहा सरकार तो बिल्लियां कूदने की नौबत भी आ जाएगी। परवाह नहीं। खान रहमान सख्त लहजे में बोले। जैसे आपकी मर्जी। मुझे हांडी जलने की बू आ रही है। ज़हूर ने चाल चली। इतनी दूर से? खान रहमान ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, मेरी नाक बहुत लंबी है, लेकिन मुझसे लंबी तो नहीं है। माप लीजिए। ज़हूर बोल उठा। खड़े हो जाओ, देखूं तुम्हारी नाक कितनी लंबी है। ज़हूर खुदा का शुक्र अदा करता हुआ उठ खड़ा हुआ। खान रहमान ने उसकी नाक पर उंगलियां रखकर देखा, फिर अपनी नाक पर उंगलियां रखी। झूठ बकते हो, मेरी नाक लंबी है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। ज़हूर ने दरवाजे की तरफ खिसकते हुए कहा। ठहरो, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? जी 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 नहीं तो सरकार। तो फिर खिसक क्यों रहे हो? अभी कान पकड़ने की मोहलत ख़त्म नहीं हुई। चलो। मजबूरन गरीब ज़हूर ने फिर झुककर कान पकड़ लिए। मालूम होता है आज हम दोनों भूखे रहेंगे। परवाह नहीं। अब जब तक बेगम साहिबा नहीं आ जाती मैं भी दाल पकाता रहूंगा, ताकि वक्त पर पक तो जाया करे। ज़हूर ने जैसे धमकी दी। खबरदार, जो तुमने दाल पकाई 3 घंटे के लिए कान पकड़ाऊंगा। खान रहमान को दालों से चिढ़ थी। मर गया, ज़हूर के मुंह से निकला। वो अब बुरी तरह थक गया था। कभी एक पांव उठाता तो कभी दूसरा। खान रहमान कुर्सी पर बैठे बिल्कुल किसी स्कूल के उस्ताद की तरह उसे घूर रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। कान छोड़ दो और दरवाजे पर जाकर देखो कौन है। बहुत बेहतर सरकार। ज़हूर सीधा होता हुआ बोला, फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो आने वाले को दिल ही दिल में दुआएं दे रहा था। और सुनो, वापस आओ तो पहले कान पकड़ना और फिर बताना कि कौन है। जी सरकार, उसने मुसम्मी सूरत बनाकर कहा और कमरे से निकल गया। उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तीनों कुर्सियों पर बैठे नीची आवाज़ में बातें कर रहे थे ताकि आवाज़ कमरे से बाहर न जा सके। उन दिनों स्कूल मौसम बाहर की छुट्टियों में बंद थे और वो सख्त बोरियत महसूस कर रहे थे। आज पहली छुट्टी थी। आज पहला दिन है और हमें यूं महसूस हो रहा है जैसे पूरे एक माह से घर में बंद हों। फारूक कह रहा था। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब्बा जान को मनाना इतना आसान नहीं। महमूद बोला। तो क्यों ना अम्मी जान से मशवरा कर लिया जाए? फरजाना ने मशवरा दिया। अम्मी जान के लिए भी अब्बा जान को मनाना उतना ही मुश्किल होगा जितना हमारे लिए। फिर आखिर क्या किया जाए? महमूद ने पूछा। क्यों ना हम एक दरख्वास्त लिखें? फरजाना मुस्कुराई। किसके नाम? क्या अब्बा जान के? फारूक ने पूछा। हाँ, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें इन छुट्टियों में कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाएं। वो दरख्वास्त को पुरजे पुरजे कर देंगे। जानती हो वो क्या कहेंगे?
मैं दफ्तर से छुट्टी नहीं ले सकता। तो फिर ठीक है, ये 11 छुट्टियां घर में ही गुजारो। फरजाना ने बुरा सा मुंह बनाया। तरकीबें सोचने में तुम्हारा जहन हमेशा हम दोनों से आगे रहता है। सोचो ना कोई। महमूद ने तंज किया। तुम्हें भी अल्लाह ताला ने जहन दिए हैं, कुछ उन पर भी जोर डाला करो। बहुत अच्छा, ना बताओ कोई तरकीब, हम खुद ही सोच लेते हैं। हाँ हाँ ज़रूर सोचो। मैंने 2 तरकीबें बताईं, तुमने दोनों नापसंद कर दी। फरजाना ने बुरा सा मुंह बनाया। भाई उनसे काम नहीं चलेगा। फारूक झुंझला उठा। तो जिससे काम चलेगा वो सोच लो। फरजाना ने भी उसी लहजे में कहा। अच्छा आपस में नहीं लड़ो, अगर इसी तरह लड़ते रहे तो कभी कोई तजवीज़ सोचने में कामयाब नहीं होंगे। बहुत अच्छा भाईजान, फारूक ने मुअद्दब होकर कहा। फिर बोला, मेरा ख्याल है पहले ये तय किया जाए कि जाएंगे कहाँ। इसकी क्या ज़रूरत है, अब्बा जान के मान जाने पर कहीं भी जाने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। महमूद कहने लगा। नहीं, फारूक ठीक कहता है, पहले मकाम का नाम तजवीज़ हो जाना चाहिए। फरजाना बोल उठी। तो ठीक है, पहले तुम ही बताओ। मैं तो हारूनाबाद जाना चाहती हूँ। वहाँ की पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं, मौसम कितना अच्छा है, हर वक्त ठंडी ठंडी हवा चलती है या फुहार पड़ती रहती है। और फारूक तुम क्या कहते हो? मेरा ख्याल है हारूनपुर ही ठीक रहेगा, वहाँ गए हुए कई साल बीत गए। अगर तुम दोनों हारूनपुर के हक में हो तो मैं किसी और मकाम का लेकर क्या करूँगा, यही ठीक है। महमूद कहने लगा। चलो ये मसला तो हुआ तय, और अब फिर वही मुश्किल मसला रह जाता है, अब्बा जान को किस तरह मनाएं। फरजाना मुस्कुराई। हाँ सबसे मुश्किल काम तो यही है। मेरे जहन में 2 नाम आते हैं। फरजाना बोली। ये कौन सी अजीब बात है, मेरे जहन में हजारों बल्कि लाखों नाम आते हैं। फारूक हंसा। तुम समझे नहीं, इस काम को कराने के लिए मेरी नज़र 2 आदमियों पर पड़ती है। लो भाई, अभी इसके जहन में 2 नाम आ रहे हैं, अब नज़र 2 आदमियों पर भी पड़ने लगी। तुम्हारी नज़र है ये सुलेमानी ऐनक, यहाँ तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। पहले सुन तो लो, हर वक्त मजाक करते रहते हो। जी भाईजान, अब मैं पहले सुना करूँगा, फिर मजाक क्या करूँगा। तौबा है। महमूद झुंझला उठा। ये जुमला तुम कई मर्तबा कह चुके हो, कुछ याद है? फारूक मुस्कुराया। ऐसी बातें तुम ही याद रख सकते हो। बहुत अच्छी तरह। इस वक्त तक तुम ये कोई 10वीं मर्तबा कह चुके हो, जब से हम कमरा बंद करके बैठे हैं। फारूक शोख अंदाज में मुस्कुराया। उफ तौबा, ये 11वीं मर्तबा हो गया। फारूक बोल उठा और फरजाना की हंसी निकल गई। हाँ तो फरजाना तुम क्या कह रही थी? महमूद ने पूछा। ये कह रही थी कि उसे 2 आदमी नजर आ रहे हैं। फरजाना से पहले फारूक बोला। यार चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। अच्छा, जब मुझसे पूछो तो बता देना कि तुमसे पूछ रहा हूं। हद हो गई, बल्कि साबित हो गया। महमूद ने झल्ला कर कहा। क्या साबित हो गया? फारूक ने मसनूई हैरत चेहरे पर तारी करते हुए कहा। यही कि तुम्हारी जबान निचली नहीं रह सकती। तुम्हारे जुमले पर हंसी नहीं आई। खैर मैं इखलाकन हंस देता हूं, उसने कहा और बुरी तरह हंसने लगा। फरजाना उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। तुम भी मुस्कुरा रही हो? मैं कहता हूं संजीदगी से सोचो, वरना ये छुट्टियां घर में ही गुजर जाएंगी। उसके जुमले से दोनों की हंसी रुखसत हो गई। फरजाना बोली। मेरा ख्याल है कि इस काम में प्रोफेसर अंकल की मदद ली जाए। अहमक हो तुम। महमूद छल्ला उठा। ये किस बात से साबित हुआ? फारूक ने पूछा। प्रोफेसर अंकल आजकल साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं। ओह, फरजाना के मुंह से निकला। वो मायूस हो गई। लेकिन तुम्हारी नज़र तो 2 आदमियों पर पड़ी थी। महमूद ने जल्दी से कहा। हाँ, दूसरे अंकल खान रहमान हैं। भला वो हमारी किस तरह मदद करेंगे? उसने पूछा। उन्हें सारी बात बताई जाए, फिर वो अब्बा जान से बात करें, बल्कि मजबूर करें कि हमें हारूनाबाद ले जाएं। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि अब्बा जान अंकल रहमान की बात टाल नहीं सकेंगे। फरजाना ने कहा। लेकिन इस तरह अब्बा जान को तो ये मालूम हो जाएगा कि ये सब चक्कर हमारा चलाया हुआ है। फारूक ने एतराज़ किया। इसका बंदोबस्त भी हो सकता है। अंकल खान रहमान ही ये ज़ाहिरी क्यों होने देंगे कि ये प्रोग्राम हमारा बनाया हुआ है? फरजाना बोली। बहुत खूब, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें अंकल के घर जाना पड़ेगा। फारूक बोला। हाँ, तुम दोनों उनके घर जाओगे। फरजाना ने जैसे हुक्म दिया। और अभी हमने दोपहर का खाना नहीं खाया। मैं कब कहती हूँ कि खाना खाकर ना जाओ। अंकल ठीक 2 बजे दोपहर का खाना खा लेते हैं।
इसलिए 3 बजे के करीब वहां जाने में कोई हरज नहीं है। फरजाना कहने लगी, बात तो ठीक है, तुम जरा जाकर बावर्ची खाने की खबर ले आओ। उम्मीद है कि अम्मी ने खाना तैयार कर लिया होगा, हम खाकर यहां से रवाना हो जाएंगे। महमूद बोला, खबरदार अम्मी के कानों में इस प्रोग्राम की भिनक भी ना पड़े, वरना सारी कलाई खुल जाएगी। फारूक ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं उनसे कतन जिक्र नहीं करूंगी। बस तो फिर ठीक है, खाना खाने के फौरन बाद हम अंकल रहमान के हाथ चले जाएंगे और अब्बाजान के दफ्तर से आने से पहले पहले वापस आ जाएंगे। और जाते हुए किताबें भी हाथ में ले जाना, ताकि मालूम हो कि पढ़कर आ रहे हो। फरजाना मुस्कुराई। वेरी गुड, दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। ज़हूर ने दरवाज़ा खोला। उसके सामने महमूद और फारूक खड़े हुए थे। अरे आप, क्यों, तुम हमें देखकर चौंके क्यों? महमूद ने पूछा। जी कोई बात नहीं, आइए अंदर। बात तो कोई ज़रूर है। अंकल हैं? जी हाँ, सिर्फ वही हैं, ज़हूर ने बताया। सिर्फ वही हैं? बाकी लोग कहाँ गए? अपने नाना के यहाँ। ओह, मगर तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है? महमूद अंदर दाखिल होते हुए बोला। जी कुछ नहीं। दोनों उसे हैरान होकर देखते रहे और उसके साथ चलते रहे, यहाँ तक कि ज़हूर एक कमरे में दाखिल हुआ और साथ ही झुककर कान पकड़ लिए। अरे, क्या आज फिर अंकल ने तुम्हारे कान पकड़ाए हुए हैं? फारूक के मुंह से निकला। साथ ही उनकी नज़र खान रहमान पर पड़ी। वो एक साथ बोले, अंकल अस्सलामु अलैकुम। महमूद, फारूक, तुम खैरियत से तो हो? आओ बैठो। दोनों उनके पास बैठ गए। ज़हूर से क्या कसूर हो गया अंकल? फारूक ने पूछा। 3 बज रहे हैं और अभी तक ये खाना तैयार नहीं कर सका। वो तो सरकार कब का तैयार होने के बाद भी कोयला हो चुका होगा, ज़हूर ने झुंझलाकर कहा। यानी क्या मतलब? फारूक ने हैरान होकर पूछा। जब मैं यहाँ आया था तो हांडी चूल्हे पर रखी थी और सुई गैस का चूल्हा चल रहा था, लिहाजा अब तक तो वो कोयला बन चुकी होगी। अंकल, मेरा ख्याल है कि इसे मुआफ़ कर दें ताकि ये जाकर कोयले खा सके, महमूद बोला। हाँ, ये सज़ा ठीक रहेगी। ज़हूर, खड़े हो जाओ। ज़हूर खुदा का शुक्र अदा करता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब तुम्हारी सज़ा यह है कि वो सारा का सारा गोश्त तुम खुद खाओगे। जी सरकार। और सुनो, अगर तुमने एक बोटी भी फेंकने की कोशिश की तो 3 घंटे के लिए कान पकड़वाऊंगा। जी जी समझ गया। तुम अपने सामने माली को बिठा लेना ताकि मैं बाद में उससे पूछ सकूं कि तुमने कोई बोटी फेंकी तो नहीं। जी बेहतर। और आप क्या खाएंगे? मेरी तो अब भूख मर चुकी है, मैं शाम को इकट्ठा ही खा लूँगा। जी अच्छा। ज़हूर मुस्कुराता हुआ कमरे से चला गया। अब ये दोनों मिलकर सारा गोश्त चट करेंगे। खान रहमान हंसे। हाँ, तुम दोनों कैसे आए? भाई, तुम्हारे दोस्त तो अपने नाना के घर गए हुए हैं, स्कूल बंद है ना। जी हाँ, ये तो हमें मालूम हो चुका है। दरअसल हम भी इसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं, महमूद ने बताया। क्या मतलब? क्या तुम दोनों यहाँ रहने के लिए आए हो? खान रहमान चौंके। जी नहीं, आप गलत समझे। दरअसल हम तीनों घर में सख्त बोरियत महसूस कर रहे हैं और इन छुट्टियों में हारूनपुर जाना चाहते हैं। अकेले? खान ने पूछा। जी नहीं, अब्बा जान और अम्मी जान को भी साथ लेकर। तो फिर? अब्बा जान को मनाना बहुत टेढ़ा मसला है, लिहाजा हम मदद के लिए आपके पास आए हैं। बहुत खूब, मैं समझ गया। ठीक है, मैं जमशेद से कह देता हूँ। ऐसे नहीं अंकल, मज़ा तो तब है कि अब्बा जान को ये भी मालूम ना हो कि हम मदद के लिए आपके पास आए थे। ओह, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मेरी समझ में एक बहुत ज़बरदस्त तरकीब आई है। तुम फिक्र ना करो, इत्मीनान से घर जाओ। 5 बजे के बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा और इस ढब से बात करूंगा कि तुम्हारे वालिद के फरिश्तों को भी शक नहीं होगा। खान रहमान ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत एहतियात की ज़रूरत है अंकल, वो बात को फ़ौरन भांप लेते हैं। मैं जानता हूँ, मगर मैंने भी ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, अब हम चलते हैं। अच्छा। दोनों बाहर निकल आए। अब हम नेशनल पार्क में जाकर कुछ देर पड़ेंगे ताकि अगर अब्बा जान पूछें तो झूठ न बोलना पड़े और हम कह सकें कि नेशनल पार्क से आ रहे हैं, महमूद ने कहा। हाँ, ये ठीक है, फारूक ने सर हिलाया। नेशनल पार्क में पढ़ने के बाद वो उठ खड़े हुए। जब घर पहुंचे तो 5 बज रहे थे। मेज़ पर शाम का नाश्ता लग चुका था। अब्बा जान आ गए? नहीं, बस आते ही होंगे। फरजाना उनकी तरफ मायने खेज नज़रों से देखते हुए बोली। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। वो दरवाजे की तरफ दौड़ गई और जल्द ही इंस्पेक्टर जमशेद के साथ अंदर दाखिल हो गई। अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान।
दोनों बोले, वालेकुम अस्सलाम। तुम भी शायद अभी अभी आए हो? जी हाँ, नेशनल पार्क से, फारूक के मुंह से निकला। इंस्पेक्टर जमशेद उसकी तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। फिर चाय शुरू हो गई। अभी उन्होंने एक एक प्याली चाय नहीं पी होगी कि दरवाजे की घंटी बजी। देखना फरजाना कौन है? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। जी बेहतर। फरजाना ने प्याली पेच में रखी और उठकर दरवाजे की तरफ चली गई। दोनों समझ गए कि ये जरूर खान रहमान होंगे। फरजाना खान रहमान के साथ अंदर दाखिल हुई। हैं, ये तुम हो रहमान? इंस्पेक्टर जमशेद ने खुशी और हैरत के तासुरात चेहरे पर तारीख करते हुए कहा। नहीं तो तुम्हारे ख्याल में मैं भूत हूं? खान रहमान हंसे। भूत तो खैर तुम हो, कम से कम जहूर के लिए। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। उस कमबख्त ने आज दोपहर का खाना तक नहीं दिया। क्यों क्यों, खैरियत तो है? बच्चे तो गए हुए हैं अपने नाना के घर, छुट्टियां हैं ना आजकल, लिहाजा मैं जहूर के रहमो करम पर हूं। ओह, तो ये बात है। खैर कोई बात नहीं, हमेशा वो भी तो तुम्हारे रहमो करम पर रहता है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। खान रहमान बैठ चुके थे। इतनी देर में बेगम जमशेद उनके लिए भी चाय बना चुकी थी। बीवी और बच्चों के चले जाने की वजह से मैं आजकल सख्त बोर हो रहा हूं। खान रहमान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा। तो हमारे यहाँ आ जाओ, जब तक बच्चे नहीं आ जाते यहीं रहो। इंस्पेक्टर जमशेद ने मशवरा दिया। यहाँ आकर क्या करूँगा? तुम तो सुबह दफ्तर चले जाया करोगे। तो क्या हुआ, ये तीनों और तुम्हारी भाभी तो यहीं हुआ करेंगी। ना भाई ना, मैंने एक और मज़ेदार प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, ज़रा हम भी तो सुने कि वो प्रोग्राम क्या है। मैं ये छुट्टियां हारुनपुर में गुजारूंगा। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे छुट्टियां बच्चों की नहीं तुम्हें मिली हैं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। यही समझ लो। बहरहाल मैं तो कल हारुनपुर जा रहा हूं। खान रहमान कहने लगे और महमूद और फारूक हैरान रह गए। अच्छा प्रोग्राम है, बेगम जमशेद बोल पड़ी। और तुम तीनों क्या ये छुट्टियां घर में ही गुजारोगे? खान रहमान ने महमूद, फारूक और फरजाना की तरफ देखते हुए पूछा। जी, महमूद सिर्फ इतना ही कह सका। यार इन बच्चों को भी कभी कहीं घुमा फिराया लाया करो। चलो तुम भी मेरे साथ ही, भाभी को भी साथ ही ले चलो, खूब मजा रहेगा। अरे ना भाई ना, मैं तो नहीं जा सकूंगा। दफ्तर से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। मिल जाएगी छुट्टी भी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अरे तंग ना करो भाई, मैं इतना मालदार नहीं हूं। मेरी कार में चलोगे, कोई खर्च नहीं होगा। क्या तुम पहले ही सोचकर चले आए थे कि मुझे भी साथ चलने पर मजबूर करोगे? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, ये ख्याल तो यहीं आकर सूझा है। महमूद, फारूक, इंस्पेक्टर जमशेद ने दोनों को बगौर देखते हुए कहा। जी अब्बा जान, दोनों एक साथ बोले। क्या तुम आज अपने अंकल के घर भी गए थे? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर पूछा। और न सिर्फ महमूद और फारूक बल्कि खान रहमान भी चौंके बगैर न रह सके। जी, महमूद के मुंह से निकला। बताओ, क्या तुम इनके घर गए थे? उन्होंने फिर पूछा। बेगम जमशेद भी हैरान थीं। ये तुम क्या कह रहे हो? भला ये मेरे यहाँ क्या करने जाते? खान रहमान बोल पड़े। मैं तुमसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूं। आखिर क्यों? तुम्हारे ऐसा कहने की वजह क्या है? इससे पहले कि महमूद या फारूक में से कोई पूछता, खान रहमान बोल उठे, क्योंकि वो जानते थे कि महमूद और फारूक किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलते थे। इसकी वजह मौजूद है। चंद दिन पहले तुमने अपने घर में रंग कराने के बारे में मुझसे मशवरा किया था, याद है? इंस्पेक्टर जमशेद बदस्तूर मुस्कुराए जा रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, क्या था? मैंने तुमसे पूछा था कि कौन सा रंग कराऊं। खान रहमान ने हैरत ज़दा अंदाज में सर हिलाया। हाँ, और मैंने कहा था कि आसमानी रंग बेहतर रहेगा। ठीक है, और तुमने अगले ही दिन रंग करवाना शुरू कर दिया था। हाँ ये भी ठीक है, मगर यहाँ रंग का क्या जिक्र? बात हो रही थी महमूद और फारूक के मेरे घर जाने या न जाने की। खान रहमान ने हैरान होकर पूछा। महमूद, फारूक और फरजाना बिल्कुल खामोश थे। उनके दिल धड़क रहे थे। रंग का जिक्र बहुत ज़रूरी है। उसी रंग की वजह से तो मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ये दोनों आज तुम्हारे घर गए थे। तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ये दोनों भला वहाँ क्यों जाते? मैं कहता हूँ गए थे, इंस्पेक्टर जमशेद ने मजबूत लहजे में कहा। क्या तुम मेरे घर से होकर आ रहे हो? खान रहमान ने पूछा। नहीं तो, मैं तो दफ्तर से सीधा यहीं आया हूँ। फिर तुमने ये कैसे कहा कि ये दोनों मेरे यहाँ गए थे? खान रहमान ने तेज लहजे में कहा। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी महमूद ने बजाई थी। इंस्पेक्टर जमशेद बदसूर मुस्कुरा रहे थे। क्या कहा?
खान रहमान की आंखें हैरत के मारे फटी पड़ रही थीं और महमूद और फारूक का तो बुरा हाल था। घंटी बजाने के बारे में सुनकर उनके रहे सए औसान भी जाते रहे। जमशेद, क्या तुम नजूमी हो? खान रहमान ने पूछा। नहीं तो फिर जादूगर हो? बिल्कुल नहीं। फिर आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये दोनों आज मेरे यहां गए थे? और न सिर्फ ये बल्कि ये भी कि घंटी इनमें से महमूद ने बजाई थी। और मैं ये भी बता सकता हूं कि घंटी महमूद ने बाएं हाथ से बजाई थी, इंस्पेक्टर जमशेद ने पूरे इत्मीनान से कहा। इस पर महमूद की आंखें फटी की फटी रह गईं। फारूक और खान रहमान के साथ साथ फरजाना और बेगम जमशेद भी कुछ कम हैरान नहीं थीं। मालूम होता है तुम्हें काला इल्म आता है जो ऐसी बातें बता रहे हो। अरे भाई, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये दोनों आज मेरे घर पर हरगिज हरगिज नहीं गए थे। और मैं कहता हूं ज़रूर गए थे। तो फिर साबित करके दिखाओ, तुम्हारे पास इस बात के सबूत में क्या कुछ है। सुनो, जब मैं दफ्तर से घर आया तो ये दोनों चंद मिनट पहले ही आए थे, क्योंकि इनकी किताबें अभी इनके हाथ में ही थीं। मैंने इनसे पूछा, शायद तुम भी अभी अभी आ रहे हो? इस पर फारूक छट बोला, जी हाँ, नेशनल पार्क से आ रहे हैं। हालांकि उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये बात तो मुझे पहले ही मालूम है कि ये दोनों हर रोज़ वहाँ पढ़ने जाते हैं। लेकिन फारूक ने जब ये जुमला कहा तो मैं समझ गया कि ये ज़रूर कहीं और भी गए थे, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये मेरे यहाँ गए थे? खान रहमान ने हैरान होकर पूछा। ये बात साबित करना तो बहुत ही आसान है, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। आखिर कैसे? कुछ हमें भी तो पता चले। दरअसल एक सुराग रसां को हर वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। उसकी क़ुव्वत मुशाहिदा जिस कदर तेज़ होगी वो उतना ही कामयाब होगा। मामूली सी मामूली चीज़ भी जासूसी में अहमियत इख्तियार कर सकती है। पहला शक तो मुझे फारूक के जुमले से हो ही गया था। दूसरा शक उस वक्त हुआ जब तुमने आकर दरवाजे की घंटी बजाई और फरजाना दरवाजे की तरफ दौड़ गई। उसी वक्त मैंने महमूद और फारूक के चेहरों पर खुशी की चमक देखी और मैं समझ गया कि इस वक्त जो कोई भी आया है उसके आने की उम्मीद महमूद और फारूक को पहले से थी। फिर तुम अंदर आ गए और तुम्हारी बातों से मेरा शक यकीन में बदल गया। अभी तुमने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, ये तो महज अंदाजे हैं, खान रहमान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ठोस सबूत भी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। तो पेश करो, खान रहमान ने बिल्कुल किसी जज के से अंदाज में कहा। वो ठोस सबूत महमूद के कोट की आस्तीन है, इंस्पेक्टर जमशेद ने अचानक कहा। उनके लबों पर मुस्कुराहट थी। क्या मतलब? वो चौंके और उनकी नज़रें महमूद के कोट की आस्तीन पर जम गई, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। यहां इस आस्तीन पर तो कुछ भी नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? महमूद और फारूक का मेरे हाथ जाने से कोट की आस्तीन का क्या ताल्लुक? खान रहमान ने पूछा। जबरदस्त ताल्लुक है। तुम्हें कोट की आस्तीन में कोई खास बात नजर नहीं आई, जबकि मैंने अभी अभी समझा था कि जासूसी में मामूली से मामूली चीजें बहुत अहमियत इख्तियार कर सकती हैं। महमूद की कोट की बाईं आस्तीन के किनारों को देखो। सबने बगौर आस्तीन को देखा। साथ ही इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ उनके कानों से टकराई। ये देखो, किनारों पर आसमानी रंग लगा हुआ है। ये ज़रूर दरवाजे की घंटी बजाते वक्त उस जगह लग गया है, वरना महमूद इतना बेएहतियात नहीं कि दीवार से रगड़ खाकर चलता। और चूंकि बाएं आस्तीन पर रंग लगा है, इसलिए मैंने कहा था कि इसने घंटी बाएं हाथ से बजाई थी। यहाँ एक और एतराज़ पैदा होता है अब्बा जान, फरजाना बोली। वो क्या? आप ये कैसे कह सकते हैं कि महमूद के कोट की आस्तीन के किनारों पर रंग घंटी बजाते वक्त ही लगा? हो सकता है ये दरवाजे से लगा हो। तुम्हारा एतराज़ शानदार है, लेकिन इस सूरत में रंग आस्तीन के किनारों पर नहीं बल्कि बटनों के आसपास कहीं लगता। वो सब खामोश थे। इंस्पेक्टर जमशेद की बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब क्या कहते हो? क्या अब भी तुम ये कहते हो कि ये दोनों आज तुम्हारे घर नहीं गए थे? इंस्पेक्टर जमशेद फिर बोले। क्यों भाई महमूद फारूक, क्या अब हम इस बात को तस्लीम कर लें? खान रहमान मुस्कुराए। अब इसके सिवा चारा भी क्या है, फारूक ने सूरत बनाकर कहा। ये ठीक है अब्बाजान, हम दोनों आज दोपहर के वक्त अंकल के यहाँ गए थे और इनके साथ मैं भी शामिल थी, फरजाना बोल उठी। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भी इनके साथ गई थी? लेकिन नहीं, मेरा अंदाज़ा कहता है कि तुम इनके साथ नहीं गई थी। जी हाँ, मैं इनके साथ नहीं गई थी, लेकिन इस प्रोग्राम में बराबर की शरीक हूँ। बहुत खूब। और क्या तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारे साथ शामिल हैं? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं। मैं तो बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी और ये तीनों एक ही कमरे में खुसर पुसर कर रहे थे।
फिर खाना खाने के बाद ये दोनों पढ़ने के लिए चले गए। ठीक है, तुम ज़रूर बेखबर थीं। भाई अब जो कुछ भी है, तुम्हें मेरे साथ हारूनपुर तो जाना ही होगा। मैं भी आजकल घर में तन्हा हूं और सख्त बोर हो रहा हूं। महकमे से छुट्टी नहीं मिलेगी, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। मिल जाएगी छुट्टी भी। इससे पहले कौन सा तुम हर रोज छुट्टियां लेते रहते हो? अब ये बात भी तय हो जानी चाहिए कि हम जाएंगे कैसे। क्या बजरिया ट्रेन? फरजाना खुश होते हुए बोली। मेरी कार के होते हुए ट्रेन से जाने की क्या ज़रूरत है? खान रहमान बोले। आहा, फिर तो मज़ा आ जाएगा। फरजाना उछल पड़ी। मुझे तो मज़ा आता नज़र नहीं आता, फारूक बोल पड़ा। तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है शायद, फरजाना ने बुरा सा मुंह बनाया। मज़ा नज़र तो मुझे भी नहीं आ रहा है, महमूद ने मायूसाना कहा। नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? क्या तुम दोनों बजरिया ट्रेन जाना चाहते हो? फरजाना ने पूछा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, फारूक बोला। तो फिर? मैं दरअसल ये कहना चाहता था कि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी चक्कर में फंस जाते हैं। बाकरगंज गए थे तो वहां भूतों से मुकाबला करना पड़ा, इसी तरह वो चक्कों के चक्कर में भी फंस गए। इसे इत्तेफाक कहा जा सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि इस मर्तबा भी हम इस किस्म के हालात का शिकार हो जाएं। फरजाना ने जवाब दिया। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। आ रहा होगा, फरजाना ने बुरा से मुंह बनाया। हाँ तो जमशेद, मैं कल किस वक्त कार लेकर आ जाऊं? खान रहमान ने पूछा। भाई मुझे ये ज़बरदस्ती का प्रोग्राम पसंद नहीं आया। ओहो, अब छोड़ो भी ये जिद। बच्चों की खुशी की खातिर तुम इतना भी नहीं कर सकते? भाई मेरे यहां भी तो कुछ फराइज हैं। हाँ तो इससे किसे इनकार है, लेकिन छुट्टियां लेना भी तो तुम्हारा हक है। अच्छा बाबा, मैं कल छुट्टी मिलने पर तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, इंस्पेक्टर जमशेद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अब्बाजान, अगर आप खुशी से जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम नहीं जाते, फरजाना ने उनका बिगड़ा मूड देखकर रोनी सूरत बनाकर कहा, जिस पर उन्हें हंसी आ गई। नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूं और कल हम इंशाअल्लाह ताला हारूनपुर की तरफ रवाना हो जाएंगे। गुड, ये हुई ना बात। खान रहमान मुस्कुराने लगे। अब्बाजान, महमूद ने बुलंद आवाज में कहा। जिंदाबाद, फरजाना और फारूक चिल्लाए और घर में एक कहकहा गूंज उठा। अगले दिन वो खान रहमान की कार में बैठे हारूनपुर की तरफ जा रहे थे। खान रहमान कार चला रहे थे, इंस्पेक्टर जमशेद उनके बराबर बैठे थे। पिछली सीट पर तीनों बच्चे अपनी अम्मी के साथ बैठे थे। उनके दिल खुशी से उछल रहे थे। बच्चों, अगर भूख लगे तो बता देना, खान रहमान बोले। इस जंगल में खाने को कहां से आएगा? महमूद बोला। क्या तुम समझते हो कि हम यूं ही निकल खड़े हुए? सफ़र लंबा है। मैंने रात ही कार की डिग्गी में खाने की चीज़ें भरवा दी थीं। तुम्हें कार की डिग्गी में फल, बिस्किट और खुश्क मेवों के अलावा ठंडा पानी भी मिलेगा। भाई वाह, मज़ा आ गया, फारूक के मुंह से निकला। तुम तो कह रहे थे कि मज़ा आता नज़र नहीं आता, फरजाना ने उसकी टांग ली। वो तो मैं कल कह रहा था, आज तो मज़ा आ रहा है। शुक्र है खुदा का, फरजाना ने तंजिया लहजे में कहा। अंकल, हारूनपुर शहर से कितनी दूर है? महमूद ने पूछा। क्यों, क्या तुमसे कार में बैठा नहीं जा रहा? खान रहमान से पहले फारूक बोल उठा। 213 मील, खान रहमान बोले। इसका मतलब यह है कि हम 5 घंटे बाद पहुंचेंगे। हाँ तकरीबन। क्या हम वहां किसी होटल में ठहरेंगे? फरजाना ने पूछा। और क्या, कार में रहेंगे, फारूक ने जलकर कहा। तुम क्यों मिर्चें चबा रहे हो? फरजाना मुस्कुराई। नहीं तो, भला कार में मिर्चें कहां से आती? फारूक ने मुंह खोलकर दिखाते हुए कहा। तो फिर काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो? फरजाना ने मुस्कुराकर कहा। नहीं तो, मैं तो बैठा हुआ हूं, दौड़ कहां रहा हूं? फारूक चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए बोला, जिस पर सब मुस्कुरा उठे। हर बात का जवाब खड़ा खड़ाया तैयार मिलता है, फरजाना चलकर बोली। अब तुम क्यों मिर्चें चबाने लगे? तौबा है, तुमसे बात की और तुम लगे लड़ने। बातों का जवाब देना लड़ना नहीं कहलाता, फरजाना ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मेरे इल्म में इजाफा करने का शुक्रिया, फारूक भी मुस्कुराया। महमूद, तुम खामोश क्यों हो? बेगम जमशेद ने पूछा। ये दोनों बोलने में क्या किसी से कम है कि मैं भी बोलने लगूं? महमूद ने जवाब दिया। जी हाँ, ये तो मुंह में जबान ही नहीं रखते, फारूक ने कहा। बस बस, मुझे तो मुआफ़ी रखो। अच्छा भाई फरजाना, इन्हें तो मुआफ़ी रखो, फारूक ने शरीर अंदाज में कहा। बहुत अच्छा भाईजान, फरजाना ने सादतमंदी से कहा। खान रहमान और इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुरा उठे। मालूम होता है महमूद को हारूनपुर जाना अच्छा नहीं लग रहा है।
फारूक ने चंद लम्हों बाद फिर कहा, क्यों, तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? फरजाना ने पूछा। उखड़ा उखड़ा बैठा है ना, फारूक के लहजे में शोखी थी। उखड़ा उखड़ा तो नहीं, मुझे तो जमा जमा बैठा नजर आ रहा है। फरजाना मुस्कुराई। तुम दोनों बाज नहीं आओगे? महमूद ने गुस्से से कहा। हमने क्या किया है? क्या हम दोनों तुम्हें कुश्ती लड़ते नजर आ रहे हैं? फारूक भला कहाँ चुप रहने वाला था। जो जी चाहे करो, मुझे ना घसीटो। बहुत अच्छा। फरजाना, महमूद को छोड़ दो, फारूक ने संजीदा होकर कहा। लेकिन मैंने इसे कब पकड़ रखा है? अच्छा भाई, नहीं पकड़ रखा। फारूक के लहजे में हैरत थी। महमूद, तुम इनसे इस तरह नहीं जीत सकोगे, बेगम जमशेद बोली। हाँ, इस तरह तो तुम हमसे हार जाओगे, महमूद से पहले फरजाना बोल उठी। खान रहमान की हंसी निकल गई। बहुत शैतान हैं ये दोनों, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। मगर महमूद को आज हुआ क्या है? खान रहमान बोले। कुछ भी नहीं अंकल, बस जरा इनकी बातों से लुत्फानंदोज हो रहा हूं। महमूद मुस्कुराया। लेकिन ये दोनों तो तुम्हें चुटकियों में उड़ा रहे हैं, इसमें भी खास लुत्फ आ रहा है। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हें हमारी बातों में लुत्फ आ रहा है, फरजाना ने हैरान होकर कहा। हाँ, हमारा ख्याल तो ये था कि तुम बैठे जल भुन रहे हो। कार की खिड़कियों में से आने वाली ठंडी ठंडी फरत बख्श हवा में भला मैं कैसे जल भुन सकता हूँ? महमूद ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत खूब, लो भाई फरजाना, आए हैं ये भी मज़े में। फारूक हंसा। तो आने दो, हमारा क्या जाता है, फरजाना ने मासूमियत से कहा। जलने भुनने में तो फरजाना अपना जवाब ही नहीं रखती, भला मैं बेचारा क्या जलूंगा। महमूद भी मूड में आता हुआ बोला। निकलने लगे चूंटियों के पर भी, फरजाना ने बुरा से मुंह बनाया। हाय, क्या कार में चूंटियां भी हैं? अंकल, कहीं चूंटियां फलों पर न चढ़ जाएं, महमूद ने भर्रा कर कहा। बहुत खूब, यह हुई ना बात, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। अगर हमने इसे अपने साथ शामिल कर ही लिया, फरजाना ने शरारत भरे लहजे में कहा। हाँ, और यह हमारा बहुत बड़ा कारनामा है, फारूक बोला। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो तुम्हें आता है बस, महमूद भी तड़ से बोला। अच्छा, ये बात मुझे आज ही मालूम हुई। फारूक की आंखों में मसनूई हैरत चमकी। शुक्र है, उसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। उसी वक्त कार का टायर जबरदस्त आवाज के साथ फटा था और कार लंगड़ाई थी। खान रहमान ने फुर्ती से ब्रेक लगाए और कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। वो कार से उतर आए। उन्होंने देखा कि कार का पिछला टायर फट गया था। अब क्या होगा? बेगम जमशेद ने परेशान होकर कहा। फिक्र ना करें, हमारे पास एक फालतू टायर है, अभी चंद मिनटों में लगा लेते हैं, खान रहमान बोले। फिर उन्होंने डिग्गी खोली। दूसरे ही लम्हे उन्होंने खान रहमान के मुंह से एक हल्की सी चीख निकलते सुनी। क्या हुआ, खैर तो है? इंस्पेक्टर जमशेद उनकी तरफ लपके। महमूद, फारूक, फरजाना और बेगम जमशेद भी उनके पीछे डिक्की के पास पहुंच गए। मर गए, खान रहमान के मुंह से निकला। आखिर हुआ क्या? इस टायर में भी हवा नहीं है, खान रहमान ने डिक्की में रखे हुए टायर की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या हवा नहीं है? इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए। हाँ, और मालूम होता है ये गलती ज़रूर से हुई है। क्या मतलब? उनके मुंह से निकला। मैंने रात उससे कहा था कि डिक्की में फल और बिस्किट वगैरह रख दे, साथ ही अंदर डिक्की वाले टायर में हवा देख ले कि है या नहीं। गालिबन उसने हाथ से दबाकर देखने के बजाय नट खोलकर हवा देख ली और फिर उसे पूरी तरह बंद नहीं किया। ओह, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। फिर वो डिग्गी वाले टायर पर झुक गए और उसके नट को उल्टा घुमा कर देखा। तुम ठीक कहते हो, ये पूरी तरह कसा हुआ नहीं है। फिर अब क्या होगा? बेगम जमशेद फिक्रमंद हो गई। बात परेशानी वाली है, इस सड़क पर आमद और रफ्त बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, खान रहमान बोले। क्यों, क्या लोगों ने हारूनपुर जाना छोड़ दिया है? महमूद ने हैरान होकर पूछा। नहीं, ये बात नहीं। दरअसल हुकूमत ने हारूनपुर जाने के लिए एक नई सड़क बनाई है जो चौड़ी भी है और उसके जरिए फासला भी कम हो गया है, खान रहमान ने बताया। तो फिर आपने उस सड़क पर सफ़र क्यों नहीं किया? भाई, उस पर कारों की भरमार रहती है, आने वाली कारों की भी और जाने वाली कारों की भी। मैंने सोचा था इस पुरसुकून सड़क के जरिए चलेंगे, इस तरह सफ़र इत्मीनान से भी तय होगा और कारों और ट्रकों के धुएं से भी बचेंगे। अब क्या मालूम था कि यह हादसा पेश आ जाएगा। तो वो सड़क ज़रूर यहाँ कहीं पास से गुजरती होगी, फरजाना ने पुरख्याल लहजे में कहा। यही तो मुश्किल है, वो एक बिल्कुल दूसरा रास्ता है और उस सड़क का यहाँ से कुछ सुराग नहीं मिल सकता। अगर हम उस सड़क के दाएं बाएं चलना शुरू कर भी दें तो खुदा जाने कितने मील की दूरी पर वो मिले, और ये भी तो हो सकता है कि ना ही मिले।
अब सवाल यह है कि हम क्या करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि हम शहर से कितनी दूर आ चुके हैं? फारूक ने पूछा। तकरीबन 90 मील दूर। इसका मतलब है तकरीबन 130 मील का सफ़र बाकी है, महमूद बोला। हाँ, खान रहमान के मुंह से निकला। हो सकता है कोई आपकी तरह इस सड़क पर निकल ही आए, फारूक ने ख्याल जाहिर किया। मुश्किल है, क्योंकि आजकल के लोग पुरसुकून माहौल के बजाय शोर शराबे और चहल पहल को पसंद करते हैं। इस असना में महमूद, फारूक और फरजाना ने सेब और किन्नू उठाकर खाने शुरू कर दिए थे। उन सबके चेहरों पर फिक्र के आसार थे। इंस्पेक्टर जमशेद सोच में खोए हुए टहल रहे थे। फिर वो टहलते टहलते दूर निकल गए। सड़क के दोनों तरफ जंगलात का ना खत्म होने वाला सिलसिला फैला हुआ था। फरजाना, आओ सोचते हैं, फारूक बोला। क्या सोचें? उसने पूछा। कि हम क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है, जहन पर जोर देना चाहिए, शायद कोई तरकीब समझ में आ जाए, महमूद ने कहा। इस मकाम पर क्या तरकीब समझ में आ सकती है? हमारे पास 2 बेकार टायर हैं, उन्हें हम किसी सूरत में भी कारामद नहीं बना सकते। शहर से 90 मील दूर हैं, पैदल चलते हुए वापस नहीं जा सकते। हारूनपुर से भी 125 मील दूर हैं। इस हालत में हम कर भी क्या सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? फारूक हद दर्जे मायूस था। मायूसी गुनाह है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, महमूद ने उसे दिलासा दिया। इस मकाम पर और क्या हारें, फरजाना बोल उठी। क्यों ना हम 2 पार्टियों में तकसीम हो जाएं, फारूक ने तजवीज़ पेश की। क्या मतलब? खान रहमान चौंके, जो उनके पास ही खड़े उनकी बातें गौर से सुन रहे थे। मतलब ये कि दोनों पार्टियां सड़क के दाएं और बाएं चल पड़ें और चलती चली जाएं। हो सकता है 5 या 7 मील की दूरी पर कोई सड़क मिल जाए जिस पर से गुजरती हुई कोई गाड़ी मिल जाए और हमारी मुश्किल आसान हो सके। तुम्हारी तरकीब तो बहुत जानदार है। ठहरो, मैं जमशेद से मशवरा करता हूँ, खान रहमान ने कहा और जमशेद की तरफ मुड़े। इंस्पेक्टर जमशेद उनसे काफ़ी फासले पर सड़क से नीचे उतरकर ज़मीन पर झुके किसी चीज़ को बगौर देख रहे थे। वो सब चौंक उठे और उनकी तरफ कदम उठाने लगे। ये तुम ज़मीन पर झुके क्या देख रहे हो? खान रहमान ने नज़दीक पहुंचकर कहा। आओ तुम भी देखो, वो कहने लगे। उनके लहजे में हैरत थी। वो उनके बिल्कुल करीब पहुंचकर ज़मीन पर झुक गए। फिर वो चौंक उठे। ये तो किसी कार के टायरों के निशान हैं, खान रहमान बोले। हाँ, आखिर यहाँ टायर के निशानात का क्या काम? इंस्पेक्टर जमशेद खोए खोए लहजे में बोले। इसमें हैरान होने की क्या बात है भाई, कोई कार बेख्याली में कच्चे में उतर गई होगी, इस तरह ये निशान बन गए। गलत, कार इस कच्चे रास्ते पर उतर नहीं गई बल्कि उतारी गई है। ये निशानात आगे भी मौजूद हैं, अगरचे हवा चलने की वजह से मिट्टी पड़कर बहुत मध्यम हो गए हैं, लेकिन बगौर देखने पर नजर आ सकते हैं। ये सुनकर महमूद, फारूक और फरजाना कच्चे रास्ते पर चल पड़े। आप ठीक कहते हैं अब्बाजान, टायर के निशानात आगे भी मौजूद हैं, महमूद ने कहा। सवाल यह है कि यहाँ इनका क्या काम? तुम क्या कहना चाहते हो? खान रहमान ने पूछा। क्या यहाँ इस जंगल में कोई रहता है? उनके मुंह से निकला। भाई, इस उजाड़ जंगल में कोई कैसे रह सकता है? शहर से 90 मील दूर तन्हा कोई क्यों रहने लगा? तो फिर यहाँ टायरों के निशान क्यों मौजूद हैं? हाँ, ये भी अजीब बात है। तो आओ आगे चलकर देखें, शायद कोई इस जंगल में रहता ही हो। ये नहीं हो सकता, खान रहमान बोले। देख लेने में क्या हरज है। अच्छा चलो। वो सब कच्चे रास्ते पर चल निकले। अगर यहाँ कोई रहता भी है तो वो हमारी क्या मदद कर सकेगा? खान रहमान ने कहा। क्यों? उसके पास कार मौजूद है, मैं उससे एक टायर उधार ले सकता हूँ। मुझे तो इस बात पर सिरे से यकीन ही नहीं आया कि इस जंगल में कोई रिहाइश भी रखता होगा। मुझे यकीन है इस जंगल में कोई इमारत ज़रूर मौजूद है, इंस्पेक्टर जमशेद ने मजबूत लहजे में कहा, और जो लंबे लंबे दरख्तों के दरमियान घिरी हुई है। खान रहमान ने मजाक उड़ाया। देख ही लोगे। क्या देख लेंगे? दरख्त? वो तो हमें नजर आ ही रहे हैं। खान रहमान हंसने लगे। मालूम होता है तुम पर भी इन तीनों की सोबत का असर हो गया है। क्या मतलब? खान रहमान चौंके। बिल्कुल उन्हीं की तरह जवाब दिया है तुमने भी, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। ओह वाकई? खान रहमान मुस्कुराए। फारूक ने कल ठीक ही कहा था, फरजाना बोल उठी। क्या कहा था इसने? महमूद ने पूछा। इसने कहा था मुझे मज़ा आता नजर नहीं आता। वाह, तब तो ये नजूमी हुआ, महमूद बोला। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। इस हालत में? खान रहमान ने हैरान होकर कहा। हाँ, यही तो जिंदगी है, नित नई मुश्किलात।
ऐसी कि जिनके मुतालिक 1 मिनट पहले हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। क्या तुम परेशान नहीं हो? खान रहमान ने हैरान होकर पूछा। परेशानी कैसी? कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। इस जगह टायर फटने में भी उसकी कोई मसलहत ही होगी। जब 90 मील पैदल चलकर शहर पहुंचेंगे तो फिर पता चलेगा। खान रहमान ने जलकर कहा। हम 90 मील पैदल नहीं चलेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। तो फिर? महमूद के मुंह से निकला। हम तो हारूनपुर के लिए रवाना हुए हैं, इसलिए 123 मील पैदल चलेंगे। वो मुस्कुरा गए। बस तुम ही जाना हारूनपुर पैदल, खान रहमान ने झुंझलाकर कहा। तो क्या तुम यहीं इसी जगह रहने का प्रोग्राम बना चुके हो? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। यही तो मुसीबत है, मैं यहां भी नहीं रह सकता। बस तो फिर अगर इस जंगल में कोई इमारत नजर ना आई तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। अब तो मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि कोई इस जंगल में रहता ही हो। खान रहमान बोले। आमीन, तीनों एक साथ बोले। कोई इमारत तो नजर आने का नाम ही नहीं ले रही। सड़क से कितनी दूर तो आ चुके हैं। बेगम जमशेद ने तंग आकर कहा। बस थक गई? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। अब आप चाहते क्या हैं कि मैं थकूं भी ना? बेगम जमशेद ने ऐसे लहजे में कहा कि सब मुस्कुराए बगैर न रह सके। अब्बाजान, मुझे दरख्तों के दरमियान एक मकान की झलक दिखाई दी है। फरजाना खुशी से चिल्लाई। अरे तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ होगा, फारूक ने दरख्तों के दरमियान बगौर देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं सच कहती हूं। लेकिन हमें तो कोई मकान नजर नहीं आ रहा है, खान रहमान बोले। इस वक्त तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चंद कदम पीछे मुझे उसकी झलक नजर आई थी, फरजाना ने बताया। तो तुम्हें उसी जगह रुकना चाहिए था, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। क्या मैं पीछे जाकर दोबारा देखूं? फरजाना ने पूछा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो सब वापस मुड़े और चंद कदम के फासले पर आए। फिर फरजाना मुड़ी और उसने उसी समत में बगौर देखा जिस तरफ उसे मकान की झलक नजर आई थी। इस वक्त उसे कोई मकान नजर नहीं आया। हैरत है, अब तो वो मुझे नजर नहीं आता, फरजाना पुड़पुड़ाई। जादू का मकान होगा, फारूक बोल उठा। हाँ और क्या, नजर भी आया और गायब भी हो गया। महमूद से भी रहा ना गया। चलो फिर आगे चलते हैं। यार तुम्हें वहम हुआ है, इस जंगल में कोई मकान नहीं है और होने का सवाल भी तो पैदा नहीं होता, खान रहमान मायूस होकर बोले। चलो भाई, अब हम कर भी क्या सकते हैं। मजबूरन वो फिर चल पड़े। अब ध्यान रखना, अगर मकान की झलक दोबारा नजर आ जाए तो उसी जगह अपने पांव जमा देना, फारूक ने झुंझलाकर फरजाना से कहा। हाँ, और अगर मकान नजरों के सामने से गायब होने लगे तो कलमा शरीफ पढ़ने लग जाना। इस तरह अगर वो मकान जादू का भी हुआ तो भी नजरों के सामने से गायब नहीं हो सकेगा, फारूक ने मशवरा दिया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगी, फरजाना ने बिगड़ कर कहा। थोड़ी देर तक सब खामोशी से चलते रहे। आखिर तंग आकर महमूद ने कहा, तुम्हें अभी तक दोबारा उसकी झलक नजर नहीं आई? नहीं, अभी तक तो। अरे वो रहा, फरजाना के मुंह से निकला और फिर उन सबको वो मकान नजर आ गया। अरे ये तो पुराने ज़माने की कोई हवेली मालूम होती है, खान रहमान बोले। हाँ, बहुत पुरानी है, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। यहाँ कौन रहता होगा? फरजाना पुड़पुड़ाई। खुदा जाने, वैसे कोई ना कोई रहता तो ज़रूर है, वरना कार के टायर के निशान कभी ना मिलते। भाई मान गया तुम्हें, तुम्हारा हर अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त होता है, खान रहमान ने इंस्पेक्टर जमशेद की तारीफ की। अब हमारी मुश्किल हल हो जाएगी, बेगम जमशेद ने सुकून का सांस लिया। खुदा जाने इस इमारत में कोई रहता भी है या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि हमारी तरह कुछ लोग इधर आ निकले हों, फिर उन्होंने एक आध दिन इस हवेली में गुजारा हो और चले गए हों, इंस्पेक्टर जमशेद ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, ये भी हो सकता है। और अगर कोई रहता हो और उसके पास कार भी हो लेकिन कोई फालतू टायर ना हो तो हम क्या करेंगे? महमूद ने नया सवाल उठाया। इस सूरत में उसकी कार में अपने दोनों टायर लेकर शहर जाऊंगा और उन्हें दुरुस्त करा लाऊंगा, खान रहमान ने कहा। तो फिर खुदा करे इस हवेली में कोई रहता हो और उसके पास कार भी मौजूद हो, फारूक ने दुआ की। आमीन, फरजाना ने बाकायदा मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। अब हवेली उन्हें साफ दिखाई देने लगी थी। उस पर सुर्ख रंग किया हुआ था, ईंटें पुराने जमाने की थीं, लकड़ी के मोटे और बड़े से दरवाजे पर मेखें ही मेखें गड़ी हुई थीं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसके दरवाजे पर बिजली की घंटी नहीं लगी होगी, फारूक बोला। तो क्या हुआ, हम दस्तक दे लेंगे, फरजाना बोली। और अंदर से कोई ना निकला तो क्या करेंगे, महमूद ने कहा। तो अपना सा मुंह लेकर वापस आ जाएंगे, फारूक ने बेचारगी के अंदाज में कहा।
सबको उस पर हंसी आ गई। उसी वक्त वो हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। मैं दस्तक देता हूं, खान रहमान आगे बढ़ते हुए बोले। ठीक है, इंस्पेक्टर जमशेद ने बगौर चारों तरफ देखते हुए कहा। खान रहमान हवेली के ऊंचे दरवाजे पर चढ़ गए और हाथ से उसे खटखटाया। सब इंतजार करने लगे। जब कोई जवाब न मिला तो दूसरी मर्तबा उन्होंने कतरे जोर से दस्तक दी। 1 मिनट और गुजरने पर तीसरी मर्तबा न सिर्फ जोर से दरवाजे को धड़धड़ाया बल्कि अंदर की तरफ धकेला भी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा अंदर से बंद है, उनके मुंह से निकला। इसका मतलब है यहां कोई रहता है, इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरुम्मीद होकर कहा। लेकिन वो दरवाजा क्यों नहीं खोलता? महमूद ने बेचैन होकर कहा। अंदर बैठा हैरान हो रहा होगा कि इस बयाबान में कौन उससे मिलने आ गया। फारूक ने मुस्कुराकर कहा, उसे चाहिए पहले दरवाजा खोले फिर हैरान होता रहे। फरजाना ने भी जवाब में कहा, मेरा ख्याल है कोशिश बेसुध है, वापस चलते हैं। खान रहमान ने तंग आकर कहा, एक बार और कोशिश कर देखो। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। अच्छा, खान रहमान ने कहा और जोर से दरवाजा थड़थड़ाने लगे। अब उनके चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए थे। वो रुके बगैर दरवाजा पीटते चले गए। बस अब जरा ठहरो, कहीं यहां रहने वाले के फरिश्ते भी न निकल आए। इंस्पेक्टर जमशेद उन्हें रुकने का इशारा करते हुए कहने लगे और वो झुंझलाकर रुक गए। अब तो मेरी मायूसी भी बढ़ती जा रही है, फरजाना बोली। खुदा के लिए इसे बढ़ने से रोको। फारूक ने रूनी सूरत बनाकर कहा, जिस पर खान रहमान को भी हंसी आ गई। तुम पर तो हर वक्त मजाक का भूत सवार रहता है, महमूद ने जलकर कहा। मैंने आज तक देखा नहीं, फारूक बोला। क्या? फरजाना ने पूछा। मजाक का भूत खुदा जाने कैसा होता है। तौबा है, महमूद कहने लगा। बस बस इससे आगे कुछ न कहना, ये जुमला तुम हजारों मर्तबा कह चुके हो। बहुत अच्छा, नहीं कहता। उसने चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। क्या ख्याल है, एक बार फिर खटखटाऊं? खान रहमान ने पूछा। नहीं, अभी ठहरो, हो सकता है वो सो रहा हो। अब्बाजान, ये भी तो हो सकता है कि इस मकान में कोई जिन रहता हो, फरजाना बुड़बुड़ाई। जिन कारों पर सवारी नहीं करते फिरते, फारूक ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम चुप रहो, हर वक्त टेंटे ना किया करो। बेगम जमशेद कुछ ज्यादा ही परेशान थी। जी बहुत बेहतर अम्मी जान, फारूक ने कहा और होंठों को मजबूती से दबा लिया। वो मुस्कुराए बगैर न रह सके। उस वक्त उनकी मुस्कुराहट दरमियान में ही रह गई। अंदर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। एक जोरदार चरचराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, पूरा मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था। जी फरमाइए, उसने बाइखलाक लहजे में कहा। हमारी कार पंक्चर हो गई है और हमारे पास कोई कारामद फालतू टायर भी नहीं है। इस सिलसिले में कुछ मदद दरकार है। क्या आप इस मकान के मालिक हैं? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। जी नहीं, मैं तो मुलाजिम हूँ। आप अंदर तशरीफ ले आएं। प्रोफेसर साहब भी बता सकेंगे कि वो आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खान रहमान के मुंह से निकला। उन सबके चेहरों पर रौनक आ गई थी। बूढ़ा एक तरफ हट गया और वो अंदर दाखिल हुए। इमारत बहुत पुरानी थी लेकिन सही सलामत थी। वो एक बहुत बड़े हॉल में लाए गए। यहाँ पुरानी वज़ा की कुर्सियाँ मौजूद थीं। यहाँ तशरीफ़ रखिए, मैं प्रोफेसर साहब को बुला कर लाता हूँ, बूढ़े ने कहा। बहुत अच्छा। बूढ़ा कमरे से निकल गया। लो भाई, मुश्किल हल होती नजर आ रही है, खान रहमान बोले। अभी क्या कहा जा सकता है, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। फिर भी अब परेशानी वाली कोई बात नहीं रही, फरजाना बोल पड़ी। हाँ, देखा जाएगा। फारूक, क्या बात है, तुम खामोश हो? महमूद ने शरीर लहजे में कहा। अम्मी जान का हुक्म है कि मैं खामोश रहूं। अरे अब मैंने तुम्हें यह तो नहीं कहा था कि बिल्कुल ही होठों को सी लो, बेगम जमशेद प्यार से बोली। नहीं तो अम्मी, मैंने कब सिया है इन्हें, फारूक घबरा कर बोला। उसी वक्त कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हॉल का दरवाज़ा खुला था। दूसरे लम्हे उन्होंने एक उधेड़ उम्र के आदमी को अंदर आते देखा। उसका कद लंबा था, चेहरे पर दाढ़ी मूछें नहीं थीं, नाक तोते जैसी थी, यानी दरमियान में से उभरी हुई। इंस्पेक्टर जमशेद उसे देखकर चौंक उठे। वो करीब आकर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे प्रोफेसर चंगेजी कहते हैं। वो उठ खड़े हुए। इंस्पेक्टर जमशेद और खान रहमान ने उससे हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ कराया। मैं इंस्पेक्टर जमशेद हूँ और ये खान रहमान हैं। हमारी कार का टायर पंक्चर हो चुका है। हाँ, मेरे मुलाजिम ने मुझे बताया है। आप लोग तशरीफ़ रखिए। सब बैठ गए। अब आप बताइए हमारी क्या मदद कर सकते हैं,
खान रहमान ने बैठने के बाद कहा, और इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। प्रोफेसर के बोलने से पहले इंस्पेक्टर जमशेद बोल पड़े। हाँ हाँ, ज़रूर पूछिए। प्रोफेसर चंगेज़ी मुस्कुराया। आप शहर से इतनी दूर इस जंगल में तन्हा क्यों रहते हैं? बात दरअसल ये है कि मैं एक साइंसदान हूँ। दुनिया के हंगामों से दूर अलग थलग रहकर तजुर्बात करना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैंने शहर की ज़िंदगी छोड़ दी है। पहले मैं शहर में ही था, वहाँ मेरी एक छोटी सी लेबॉरेटरी थी, लेकिन आसपास के लोग नाक भौं चढ़ाते थे। दवाओं और गैसों की बू उन्हें परेशान कर देती थी, इसलिए मैं इस जंगल में उठ आया। लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि इस जंगल में एक हवेली भी मौजूद है? इंस्पेक्टर जमशेद ने सवाल किया। प्रोफेसर इस सवाल पर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, ये हवेली मेरे परदादा की है और विरसे में मुझे मिली है। बहुत खूब, अब मैं समझा। तो फिर खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम एक बार तो ज़रूर जाना पड़ता होगा? महमूद ने पूछा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं खुद ही पैदा कर लेता हूँ। क्या मतलब? फारूक ने हैरान होकर पूछा। इस हवेली के पीछे बहुत सी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, उसमें मैं सब्जियां उगाता हूँ। वहाँ मैंने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं, फलों के पौधे भी लगे हुए हैं। मतलब ये कि सब्जियां, गोश्त और फल तो यहाँ से ही मिल जाते हैं। रह गया अनाज, तो वो मैं शहर से ले आता हूँ। इसके साथ दूसरी चीज़ें भी। हैरत है, आप ये सब कुछ तन्हा कैसे कर लेते हैं? फरजाना ने पूछा। तन्हा? नहीं तो मैंने कब कहा कि मैं इस जगह अकेला रहता हूँ? उसने हैरान होकर कहा। तो फिर? मेरे 3 बेटे और एक बेटी है। एक मुलाजिम तो आप देख ही चुके हैं, इसके अलावा एक बावर्ची है और एक माली भी। ओह, अब समझी, फरजाना के मुंह से निकला। खैर साहिब, ये सब तो ठीक है, अब आप ये बताएं कि हमारी क्या मदद कर सकते हैं? खान रहमान इन बातों से उकता कर बोले। अजीब मसला है और मैं हैरान हूं कि आपसे क्या कहूं। चंगेज़ी ने शर्मिंदा होकर कहा। क्या मतलब? क्या आपके पास कार नहीं है? इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। ये बात नहीं है, कार तो है, लेकिन मेरे 3 बच्चे उसे लेकर शहर गए हुए हैं, तफरी की गरज से। तो फिर यहाँ टायरों के निशान क्यों मौजूद हैं? ये भी अजीब बात है। ओह, तो क्या वो आज वापस नहीं आ जाएंगे? आज तो नहीं, अलबत्ता कल तक शायद आ जाएं। फिर अब क्या होगा? एक सूरत ये हो सकती है कि आज रात आप यहीं आराम करें, कल बच्चे आ जाएंगे, फिर आप मेरी कार का फालतू टायर ले जाएं और अपना टायर मुरम्मत कराने के बाद मुझे वापस दे जाएं। बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। अरे नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? प्रोफेसर चंगेज़ी हंसा। अच्छा, तो फिर हम कार में से कुछ ज़रूरी चीज़ें निकाल लाएं। क्या ज़रूरत है? यहाँ आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी ज़रूरत होगी, और कार में रखी हुई चीज़ों को वहाँ कौन हाथ लगाता है? जी ये बात नहीं, बास चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर काम नहीं चलेगा। मसलन मेरे सिगरेट। खान रहमान बोले। ओह हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। अलबत्ता सिगार का शौक़ है। खैर, आप जाकर जो कुछ लाना हो ले आएं। बेगम, तुम साथ चलोगी या यहीं आराम करोगी? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी मैं भी साथ ही चलती हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम थक गई होगी। नहीं तो, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, उन्होंने जल्दी से कहा। वो उठ खड़े हुए। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी 15-20 मिनट तक आ जाते हैं। ठीक है, क्या मैं अपना मुलाजिम आपके साथ कर दूं? जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। खान रहमान मुस्कुराए। जब वो बाहर निकले तो तीनों बच्चों ने देखा, उनके वालिद चुप चुप थे, किसी गहरी सोच में गुम। आप कुछ चुप चुप हैं, फरजाना ने उनकी खामोशी को भांपते हुए कहा। अब वो फिर कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। हाँ, मुझे प्रोफेसर चंगेज़ी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा है। ऐसा मालूम होता है जैसे मैं इससे पहले भी उसे देख चुका हूँ। काश इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर दाऊद भी मौजूद होते। क्यों? वो होते तो इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते थे? महमूद ने पूछा। वो उसे ज़रूर पहचान लेते। आखिर आप इस बात से परेशान क्यों हो गए हैं? हो सकता है आपने उसकी तस्वीर किसी अखबार में देखी हो जब ये शहर में रहता था। हाँ, ये भी हो सकता है। न जाने क्यों मेरा जहन उलझ रहा है। बात तो कोई ख़ास नहीं है, फिर भी बार बार जहन में कोई बात आती है, फिर निकल जाती है। इंस्पेक्टर जमशेद की तेवरी पर बल पड़े हुए थे। एक बात और जहन में आती है, फारूक बोल उठा। वो क्या? इंस्पेक्टर जमशेद ने उसे बगौर देखते हुए कहा। हो सकता है उसने अपने हुलिये में कोई तब्दीली कर ली हो, जिसकी वजह से आपको उसका चेहरा तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा हो।
लेकिन आप उसे मुकम्मल तौर पर पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ, तुमने बहुत अच्छा ख्याल पेश किया है। ज़रूर यही बात हो सकती है। बात दरअसल ये है कि मुझे खतरे की बू आ रही है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। क्या मतलब? वो सब बुरी तरह चौंके। इस शख्स का इस सुनसान जगह पर रहना बेमकसद नहीं हो सकता। उसने बताया तो है कि वो एक साइंसदान है और अपने तजुर्बात की वजह से इस जगह रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हो गया है। महमूद बोला। ये तो उसके अल्फाज हैं, हकीकत क्या है खुदा ही बेहतर जानता है। कार में से क्या लेने का इरादा है? मेरा पिस्तौल कार में ही रह गया है और तो कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं जो वहाँ से लेनी है। दरअसल मैं पिस्तौल लेने की गरज से ही आया हूँ। आखिर क्यों? इसलिए कि मुझे खतरे की बू आ रही है। तुम्हारी नाक भी अजीब है, खतरे की बू भी सूंघ लेती है, खान रहमान ने मुस्कुरा कर कहा। और वहां से निकल आने का एक मकसद यह भी था कि तुम सबको खबरदार कर दूं। मुझे तो यहां किसी किस्म का खतरा नजर नहीं आ रहा है, खान रहमान ने झुंझला कर कहा। खुदा करे कि मेरा ख्याल गलत ही हो। बहरहाल रात के वक्त होशियार रहने की जरूरत है। यार, तुम्हें जरूर वहम हुआ है। तुम यूं ही इस गरीब प्रोफेसर से डर गए हो, खान रहमान ने उकता कर कहा। तुम नहीं जानते, मैंने बातों के दौरान प्रोफेसर की आंखों में एक खास चमक देखी थी। कैसी चमक? महमूद ने हैरान होकर कहा। बहुत खौफनाक चमक थी वो। ऐसी चमक हमेशा इंतहाई खतरनाक लोगों की आंखों में देखी गई है। छोड़ो भाई, अच्छा भला इत्मीनान रुखसत ना करो हमारा। खान रहमान हंसे। मेरा भी यही ख्याल है अब्बा जान, आपको जरूर गलत फहमी हुई है। महमूद बोला। क्या तुम सबका यही ख्याल है? कोई कुछ ना बोला। इंस्पेक्टर जमशेद की बातों ने उन सबका जहन उलझा कर रख दिया था। जब वो कार के पास पहुंचे तो सूरज मगरिब में गुरूब होने के करीब था। उनकी कार उसी जगह मौजूद थी और चूंकि तू मौजूद थी, अगर कोई खतरे वाली बात होती तो यहां जरूर कोई गड़बड़ होनी चाहिए थी। खान रहमान बोले। कार में गड़बड़ करने की उसे क्या जरूरत? ये तो पहले ही बेकार हो चुकी है। तब फिर क्या तुम चाहते हो कि फिर वापस ना जाएं? खान ने पूछा। नहीं, जाएंगे तो हम वहीं। मैं देखना चाहता हूं कि प्रोफेसर चंगेजी क्या चीज है, वो इस जगह क्या कर रहा है। करना कराना क्या है, बेचारा अपने तजुर्बात करता है, तुम तो यूं ही उसके पीछे पड़ गए हो। इंस्पेक्टर जमशेद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो झुक कर कार के डैशबोर्ड यानी छोटी मोटी चीजें रखने का खाना में से अपना पिस्तौल निकाल रहे थे। उन्होंने उसे चेक किया। पिस्तौल भरा हुआ था। क्या तुम्हारे पास अपना पिस्तौल है? उन्होंने खान रहमान से पूछा। हम हारूनपुर की सैर के लिए घर से निकले थे, किसी मुहिम पर नहीं, खान रहमान ने झुंझला कर कहा। और तुम्हारे पास तुम्हारे हथियार मौजूद हैं या नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर उन तीनों से पूछा। मुझे अफसोस है अब्बा जान, मैं कुछ साथ लेकर नहीं आया, महमूद बोला। और तुम दोनों? दोनों ने नफी में सर हिलाए। फिर कोई बात नहीं, मेरे पास तो पिस्तौल मौजूद ही है। और मैं कहता हूं, अगर तुम्हें कोई खतरा यकीनी तौर पर महसूस हो रहा है तो हवेली में जाते ही क्यों हो? इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? कार के लिए टायर भी तो हासिल करना है। खान रहमान के मुंह से निकला। वो सब फिक्रमंदाना अंदाज में हवेली की तरफ चल दिए। इस मर्तबा भी दरवाज़ा उसी बूढ़े मुलाजिम ने खोला। वो उन्हें एक बड़े से कमरे में ले आया। ये कमरा आपके लिए मखसूस कर दिया गया है, उम्मीद है कि यहाँ बाआसानी गुजारा हो जाएगा, उसने कहा। हाँ, ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बहुत शुक्रिया, खान रहमान बोले। बूढ़ा जाने के लिए मुड़ा। इंस्पेक्टर जमशेद उसे बगौर देख रहे थे। वो अचानक बोल उठे। बड़े मियाँ, ज़रा 1 मिनट ठहरें। उनकी आवाज़ सुनकर बूढ़े के उठते कदम रुक गए। वो मुड़ा और खुश इखलाक लहजे में बोला। जी फरमाइए। प्रोफेसर साहब यहाँ कितने अरसे से रहते हैं? उन्होंने पूछा। जी यही कोई 7-8 साल से। फिर तो उन्हें काफ़ी अरसा हो गया है। जी हाँ। अच्छा शुक्रिया, उन्होंने कहा और बूढ़ा कमरे से निकल गया। आपका ये सवाल करने से क्या मकसद था? फरजाना ने पूछा। ये जानने के लिए कि मैंने कितने अरसे पहले प्रोफेसर को शहर में या किसी अखबार में उसकी तस्वीर को देखा था। अब जबकि आपको मालूम हो गया है कि वो तकरीबन 7 साल से इस जगह मुंतकिल हो चुके हैं, क्या आपको याद आ गया है कि आपने उसको कहाँ देखा था? अफसोस, अभी तक कुछ याद नहीं आ रहा है। यार छोड़ो, मैं कहता हूं तुम्हें वहम हुआ है। खान रहमान एक चारपाई पर नीम दराज होते हुए बोले। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहते हो। तमाम फिक्र और परेशानियों को जहन से निकाल कर आराम करो। सुबह इंशाल्लाह हमें यहाँ से टायर मिल जाएगा और हम बखैर व आफियत हारूनपुर पहुँच जाएंगे। वापसी पर हम प्रोफेसर का टायर वापस कर देंगे। वापसी पर? और इतने दिन तक वो क्या करेंगे बगैर टायर के?
बेगम जमशेद ने एतराज़ किया। उन्हें कौन सी रोज़ ज़रूरत पड़ती है भाभी? हाँ, ये भी ठीक है। वो इसी तरह बातें करते रहे। फिर बूढ़े मुलाजिम ने आकर बताया कि मेज़ पर खाना लगा दिया गया है। वो उठ खड़े हुए। खाने की मेज़ पर प्रोफेसर उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्हें देखकर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है यहाँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। शुक्रिया, हमने आपको बहुत तकलीफ़ दी, खान रहमान ने मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं, भला इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है, प्रोफेसर ने खुश इखलाक लहजे में कहा। उसके इस अंदाज पर खान रहमान ने तंजिया नज़रों से इंस्पेक्टर जमशेद को देखा, जैसे कह रहे हों, प्रोफेसर कितना खुश इखलाक और नेक है, तुम बिला वजह इस पर शक कर रहे थे। खाने में मुर्ग, सब्जी और चावल थे। उन्होंने खूब सेर होकर खाया, फिर उठ खड़े हुए। प्रोफेसर ने उन्हें उठते हुए देखकर कहा, अब सुबह मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। वो अपने कमरे में आ गए और चूंकि सब थक गए थे, इसलिए जल्द ही बेसुध होकर सो गए। किसी को किसी की खबर न रही। उन्हें यह भी याद न रहा कि इंस्पेक्टर जमशेद ने रात को होशियार रहने की हिदायत की थी। आधी रात के करीब महमूद की आंख अचानक खुल गई। उसने आंखें मली। कमरे का लैंप चल रहा था, उसमें से धुएं की एक लकीर उठ रही थी। उसने कमरे में एक नज़र डाली और फिर चौंक उठा। इंस्पेक्टर जमशेद अपने बिस्तर पर नहीं थे। महमूद घबरा गया। उसने पास लेटे फारूक को झंझोड़ा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या बात है? खैर तो है? अब्बा जान अपने बिस्तर पर नहीं है। क्या कहा? बिस्तर पर नहीं है? उसने घबरा कर कहा। फिर उनकी चारपाई की तरफ देखा और पास लेटी फरजाना को जोर से हिलाया। वो भी आंखें मलती हुई उठ गई। अरे क्यों तंग कर रहे हो? उठो, अब्बा जान अपने बिस्तर पर नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो उछल पड़ी। उनकी आवाज़ सुनकर बेगम जमशेद भी बेदार हो गई और फिर उन्होंने खान रहमान को जगाया। वो सब सोच में डूब गए कि आखिर इंस्पेक्टर जमशेद कहाँ चले गए। क्या मैं कमरे से बाहर जाकर देखूं? खान रहमान बोले, जी नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। पहले हम कमरे में अपनी तहकीक मुकम्मल कर लें। महमूद बोला, क्या मतलब? खान रहमान ने हैरान होकर पूछा। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि अब्बा जान अपनी मर्जी से गए हैं या नहीं, या उन्हें यहां से ज़बरदस्ती ले जाया गया है। लेकिन तुम ये बात कैसे मालूम करोगे? खान रहमान हैरत ज़दा थे। अभी मालूम कर लेते हैं, फारूक ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके साथ महमूद और फरजाना भी उठे। तीनों इंस्पेक्टर जमशेद के बिस्तर के करीब आए और बगौर जायजा लेने लगे। खान रहमान उन्हें हैरान होकर देख रहे थे। क्या तुम दोनों कोई अंदाज़ा लगाने में कामयाब हुए हो? महमूद ने पूछा। हाँ, मैं कह सकती हूँ, अब्बा जान अपनी मर्जी से गए हैं, फरजाना बोली। और मेरा भी यही ख्याल है। आखिर कैसे? तुम तीनों इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए? देखिए अंकल, बिस्तर के पास अब्बा जान की चप्पल नहीं है, जिससे जाहिर है कि वो इत्मीनान से चप्पल पहनकर कमरे से गए हैं। दूसरे बिस्तर पर खींचातानी के आसार नहीं है। अगर उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जाता तो बिस्तर की चादर पर उसके आसार ज़रूर मिलते। फिर उनका हैट भी यहाँ मौजूद नहीं है, यानी कमरे से निकलने से पहले वो हैट पहनना भी नहीं भूले। महमूद ने तफसील से बताया। कमाल है, तुम तीनों तो पूरे जासूस हो। जी पूरे कहाँ, अभी तो आधे हैं, फारूक बोल उठा। अब सवाल ये है कि हमें कुछ बताए बगैर ये हजरत चले कहाँ गए? खान रहमान ने पुर इत्मीनान लहजे में कहा। यही बात तो हमें भी परेशान कर रही है। अब जब तक वो वापस नहीं आ जाते हम सो नहीं सकेंगे, फारूक ने कहा। नहीं, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो ज़रूर सो जाओ, फरजाना ने चलकर कहा। ऐसे में नींद कहाँ? फारूक मुस्कुराया। तौबा है, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ। जो तुम कहो कह दूं, फारूक मुस्कुराया। बस मुझे तो मुआफ़ी रखो, फरजाना ने भिन्न आकर कहा। अच्छा जाओ, मुआफ़ किया। उसके जुमले पर खान रहमान हंस पड़े। चल पड़ी तुम्हारी ज़बान, फरजाना ने गुस्से के आलम में कहा। अगर तुम्हारा इरादा अपनी ज़बान चलाने का है तो मैं उसे रोक लेता हूँ। फारूक भला कब बास रहने वाला था। तुम चहकने लग गए, और तुम्हारे अब्बा न जाने कहाँ हैं और किस हाल में हैं, बेगम जमशेद फ़िक्रमंद लहजे में बोली। उनके बारे में फ़िक्र ना करें कि वो कहाँ हैं, उन्होंने तजवीज़ पेश की। वो नाराज़ होंगे, महमूद बोला। महमूद ठीक कह रहा है अम्मी जान, ऐसे हालात में अब्बा जान किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, फरजाना बोली। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं भी यही कहने वाला था। तो कह क्यों नहीं दिया? फरजाना को अभी तक फारूक पर गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे कहने का इंतज़ार कर रहा था। अब तो मैं परेशानी महसूस कर रही हूँ, फरजाना बोली। क्यों? परेशानी कैसी? अब्बा जान किसी मुसीबत में न फंस गए हों?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ज़रा सोचो, ये भी तो हो सकता है कि कोई उन्हें पिस्तौल के जोर पर ले गया हो, फरजाना ने कहा। सब उसकी बात सुनकर चौंक उठे। इस तरफ तो किसी का ख्याल ही नहीं किया था। वाकई हमने ये बात तो सोची भी नहीं, खान रहमान बोले। तो फिर चलिए कमरे से निकलकर उन्हें देखें, बेगम जमशेद ने घबरा कर कहा। दूसरे ही लम्हे वो चौंक उठे। इंस्पेक्टर जमशेद दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। उनका चेहरा लटका हुआ था। क्या बात है अब्बाजान, खैर तो है? आप कहाँ गए थे? महमूद एक ही सांस में कह गया। कोई खास बात नहीं, मैं देखने गया था कि प्रोफेसर चंगेजी इस हवेली में क्या कर रहा है। तो फिर क्या आपको मालूम हो गया? फरजाना ने बेचैन होकर पूछा। नहीं, मुझे अफसोस है कि मेरे तमाम शकूक बेबुनियाद निकले। हवेली में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मेरा दिल अब भी बार बार यही कह रहा है कि मैंने प्रोफेसर को कहीं देखा है। मैं तो पहले ही कहता था कि तुम्हें वहम हुआ है। अरे आओ सो जाएं, खान रहमान ने कहा। इस हवेली में इस वक्त प्रोफेसर के बयान के मुताबिक हमारे अलावा 4 आदमी हैं। एक वो खुद, एक उसका बूढ़ा मुलाजिम और तीसरा माली, चौथा बावर्ची होगा। तो फिर और यहाँ कितने आदमी होने चाहिए थे? खान रहमान ने हैरान होकर पूछा। क्या तुम्हारा ख्याल है कि प्रोफेसर यहाँ किसी फौज के साथ रहता है? उन्होंने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। फौज? इंस्पेक्टर जमशेद फौज के लफ्ज़ पर चौंके। लो, अब तुम फौज के लफ्ज़ पर भी चौंक उठे। क्या इस लफ्ज़ में भी कोई ख़ास बात है? हाँ, इंस्पेक्टर खोए खोए अंदाज में बोले। सब उन्हें हैरान होकर देखने लगे। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? महमूद ने बेचैनी के आलम में कहा। मेरा ख्याल है कि इस शख्स को मैंने किसी अखबार में देखा होगा। इसकी तस्वीर के नीचे जो खबर छपी होगी उसमें शायद फौज का जिक्र भी था। लो भाई, तुम तो मामला फिर उलझाए दे रहे हो, खान रहमान ने झुंझलाकर कहा। मैं क्या करूं? मैंने तो चाहा था कि मेरा शक रफा हो जाए, और वो हो भी गया था, लेकिन तुमने फौज का लफ्ज़ बोलकर मामले को फिर से ताज़ा कर दिया। चलो मान लिया, प्रोफेसर चंगेजी यहाँ पूरी एक बटालियन फौज के साथ रहते हैं, मगर हमें इससे क्या? हम तो सुबह को टायर लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। इंस्पेक्टर जमशेद पर अजीब कैफियत तारी थी। तो क्या हम नहीं जाएंगे? खान रहमान ने चौंक कर पूछा। अरे जाएंगे भाई, जाएंगे क्यों नहीं। अब सोने का प्रोग्राम है या बाकी रात बातें करके गुजारेंगे? तुम सो जाओ, मैं तो कुछ सोचना चाहता हूँ। आखिर वो क्या बात है जो बार बार सहन में आती है और निकल जाती है, और ये हालत मेरी उस वक्त से है जब से मैंने प्रोफेसर को देखा है। अल्लाह अपना रहम करे, तुम तो बहुत संजीदा हो। हाँ, काश मुझे यही बात याद आ जाती कि मैंने प्रोफेसर को कहाँ देखा है। खान रहमान ने मुस्कुराकर कहा। तुमने? हाँ शायद। उसकी तस्वीर तो तुम्हारी नज़रों से भी गुजरी होगी, लेकिन तुमने उस खबर पर कब ध्यान दिया होगा? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। जिन्होंने ध्यान दिया था उनको ही क्या याद रह गया है? हाँ, ये भी ठीक है। देखो भाई, कोई बात अगर याद ना आ रही हो तो उसका एक तरीका यह भी है कि जहन को आज़ाद छोड़ दो, उस मामले पर गौर ही ना करो, वो बात खुद ब खुद याद आ जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर आओ सोते हैं, सुबह जब ताज़ा दम होकर उठोगे तो तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ याद आ जाएगा। चलो यार, तुम सुलाकर ही छोड़ोगे। वो मुस्कुराए और बिस्तर पर लेट गए। वो सब सोने की कोशिश करने लगे। तकरीबन 15 मिनट बाद सिवाय इंस्पेक्टर जमशेद के सभी सो चुके थे, लेकिन नींद इंस्पेक्टर जमशेद की आंखों से कोसों दूर थी। 1000 कोशिश के बावजूद भी उन्हें नींद नहीं आई। उनका ख्याल बार बार प्रोफेसर चंगेजी की तरफ जाता था और वो सख्त बेचैन हो जाते थे। वो सोचते रहे, यहाँ तक कि उनका सर दर्द से फटने लगा। वो चारपाई से उठ खड़े हुए और कमरे में टहलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहे थे ताकि दूसरे जाग ना जाएं, और फिर ख्यालात के हुजूम में वो इस तरह उछले जैसे उन्होंने बिजली का नंगा तार छू लिया हो। उनके चेहरे पर जबरदस्त जोश के आसार तारी हो गए। उन्हें याद आ गया कि उन्होंने प्रोफेसर चंगेजी को कहाँ देखा था। सुबह इंस्पेक्टर जमशेद पुरसुकून थे। नाश्ते से पहले उन सब ने प्रोफेसर की हवेली के पीछे उनकी उगाई हुई सब्जियां और फलों के दरख्त देखे और चहलकदमी करते हुए दूर तक चले गए थे। तुम बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हो, खान रहमान ने पूछा। हाँ, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। ये बहुत अच्छी तरकीब है। अब्बाजान, हम आज हारूनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे ना? फरजाना ने पूछा। कुछ कह नहीं सकता बेटी। क्यों? आज प्रोफेसर साहब के बच्चे आ जाएंगे और हमें टायर मिल जाएगा।
इस सूरत में हम जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचें या चाहें वही हो भी। तुम फिक्र ना करो बेटी, हम ज़रूर आज यहाँ से चलेंगे। खान रहमान ने फरजाना को दिलासा दिया। अब हमें वापस चलना चाहिए। प्रोफेसर चंगेज़ी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो वापस हवेली पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि प्रोफेसर के दोनों बेटे और लड़की नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। ये तीनों बहुत लंबे तड़ंगे थे। हमारे एक दिन के मेहमान आ गए, प्रोफेसर उन्हें देखकर बोला। फिर उनसे मुखातिब हुआ, ये मेरे बच्चे हैं। आपके बच्चे तो बहुत सेहतमंद हैं, इंस्पेक्टर जमशेद ने तारीफ की। ये ताकतवर भी बहुत हैं। बहुत खूब। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप हमें एक टायर इनायत फरमा देंगे। चाहें तो इसकी कीमत बतौर जमानत रख सकते हैं। खान रहमान बोले, अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। जब आप लोग हारूनपुर से वापस आएंगे तो देते जाएं। इससे पहले आपको कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़े या ना पड़े, एक का तो टायर मौजूद है। बहुत खूब, तो फिर हमें इजाज़त दीजिए। इंस्पेक्टर जमशेद ने बेताबी के आलम में कहा, क्या नाश्ता किए बगैर ही जाने का इरादा है? हाँ, हमने आपको पहले ही बहुत तकलीफ दी है। लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद, तुम इतनी आसानी से यहां से नहीं जा सकते। वो चौंक उठे। प्रोफेसर चंगेज़ी का लहजा यकयक खौफनाक हो गया था। उसके चेहरे पर एक भयानक सख्ती छलक उठी थी। उनके लिए यह लम्हा बहुत हैरानकुन था। वो साकित तो जामिद रह गए, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद इस जुमले के सुनते ही होशियार हो गए थे। उन्होंने फुर्ती से पिस्तौल निकाल लिया। खबरदार, तुम में से कोई अपनी जगह से हरकत ना करे, वो चिल्लाए। इस खिलौने की कोई ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़ इंस्पेक्टर। मौत तुम्हारे सरों पर खेल रही है, प्रोफेसर ने सफाक लहजे में कहा। मैं कहता हूं हाथ ऊपर उठाओ। पागल हो तुम अच्छे खासे। मैं जानता हूं, रात तुम पूरी हवेली की तलाशी लेते फिरे हो और अब तुम निहायत खामोशी से यहां से निकल जाना चाहते थे ताकि बाकायदा पुलिस की जमात लेकर आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन मैं इतना पागल नहीं। अपनी आंखें हर वक्त खुली रखता हूं। मैंने तुम्हारा इंतजाम रात ही कर लिया था। तुम हमें हाथ ऊपर उठाने के लिए कह रहे हो, इसे एक खिलौने की वजह से। जरा अपने चारों तरफ देखो। तुम्हारे बीवी, बच्चे और दोस्त सब स्टेन गनों की जद में हैं। उन्होंने चौंक कर देखा। कमरे में 4 खिड़कियां थीं और हर खिड़की में से 4-4 स्टेन गनों की नालियां उनकी तरफ उठी हुई थीं। क्या ख्याल है, 16 स्टेन गनों की मौजूदगी में तुम्हारे पास सिर्फ एक पिस्तौल है और इस पर भी तुम हमें हाथ उठाने के लिए कह रहे हो? प्रोफेसर मुस्कुराया। उसके तीनों बच्चे हंसने लगे। फिर एक लड़का बोला, इंस्पेक्टर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि पिस्तौल नीचे गिरा दो। इंस्पेक्टर जमशेद ने चारों तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए पिस्तौल नीचे गिरा दिया। प्रोफेसर की लड़की ने झुककर पिस्तौल उठा लिया। अगर तुम में से किसी के पास कोई और हथियार हो तो वो भी फेंक दो। उस वक्त महमूद फारूक और फरजाना को अपने नन्हे हथियार पूरी तरह याद आए। उन्होंने सोचा, काश वो उन्हें अपने साथ लाए होते। अब इनका क्या करें डैडी? लड़की ने पूछा। अचार डालेंगे इनका, और करना क्या है? बड़े आए थे हमें पकड़वाने वाले। प्रोफेसर ने ताली बजाई। एक खिड़की में से एक स्टेन गन की नाली गायब हो गई। दूसरे ही लम्हे एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? उसने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कोई जिन किसी जादूगर से पूछता हो। इनकी तलाशी लो। उसने स्टेन गन एक खिड़की के पास जाकर अपने साथी को पकड़ा दी और फिर उनकी तलाशी लेने लगा। किसी के पास कोई हथियार नहीं है मेरे आका। बहुत खूब, इन्हें तहखाने में बंद कर दो। क्यों डैडी, इसकी क्या ज़रूरत है? इन्हें इसी वक्त क्यों ना ख़त्म करके अपने खेतों में दबा दें? फसलें कितनी अच्छी होंगी हमारी। लड़की हंसने लगी। नहीं, मैं चाहता हूं आज शाम इन्हें अपनी फैक्ट्री दिखा दूं ताकि मरते वक्त ये ना कह सकें कि इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। बहुत खूब डैडी, बहुत खूब। आप बहुत शानदार हैं, बहुत जिंदा दिल हैं। मेहमानों की खूब आओ भगत करते हैं। ले जाओ इन्हें। 4 आदमी स्टेन गने लिए आगे बढ़े और उन्हें चलने का इशारा किया। वो बोझल कदम उठाने लगे। उन्हें एक तंगो तारीक कमरे में लाया किया। उसके आगे लोहे का जंगला लगा था। दरवाज़ा भी लोहे का ही था। उस कमरे में उन्हें धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। काफ़ी देर तक उन्हें अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई ना दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं और वो एक दूसरे को देखने के काबिल हो गए। रहमान, क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे अंदाजे कितने दुरुस्त होते हैं। छोड़ो इस बात को, ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। क्यों, तुमने क्या बेवकूफ़ी की? यही कि रात को हवेली की तलाशी लेता रहा
जहां इतने आदमी मौजूद हों, भला वहां किसी की नज़रों में आए बगैर तलाशी कैसे ली जा सकती है? मैं हैरान हूं, तुम्हें खतरे की बू रात ही से महसूस होने लगी थी, खान रहमान बोले, और फिर भी कुछ ना कर सका। अब क्या होगा? फरजाना बुड़बुड़ाई। अचार डालेंगे ये लोग हमारा, और क्या होगा? हमें कुछ करना चाहिए, महमूद ने कहा। इस अंधेरे कमरे में जिस पर लोहे का दरवाज़ा लगा है, हम क्या कर सकते हैं? फरजाना ने मायूस होकर कहा। इंसान को मुश्किल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, महमूद बोला। हाँ, हिम्मत जीत लेनी चाहिए, फारूक के मुंह से निकला। बहुत खूब, इन हालात में भी तुम्हारी जिंदा दिली कायम है, खान रहमान ने हैरान होकर कहा। क्या किया जाए अंकल, वक्त भी तो गुजारना है, फारूक ने मुसम्मी सूरत बनाकर कहा, और वो सब मुस्कुराने लगे। आप साथ हों तो मुझे डर नहीं लगता। मैं कहता हूं बातें करने के बजाय हमें कुछ करना चाहिए, महमूद ने कहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जासूसी नुक्ता नज़र से हमें इस कमरे की दीवारों को देखना चाहिए। ठीक है। तीनों उठे और दीवार को टटोलने लगे। ये कमबख्त तो पत्थर की बनी हुई हैं, खत्म करो। मैं पहले ही देख चुका हूं, इस कमरे में कुछ करने का मौका नहीं है। अब्बाजान, लोहे का दरवाज़ा ज़मीन के साथ मिला हुआ नहीं है, फरजाना ने अचानक कहा। तो फिर? इंस्पेक्टर जमशेद हैरान होकर बोले। चंद इंच ऊपर उठा हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? शायद हम तीनों में से कोई रेंग कर बाहर निकल सके, फरजाना ने मायने खेस लहजे में कहा। इसका फायदा क्या होगा? हम में से कोई एक बाहर निकलकर क्या कर सकता है? बाहर तो स्टेन गनें मौजूद हैं, और अगर नज़र बचाकर निकलने में कामयाब भी हो जाए तो इस वक्त हम शहर से 90 मील दूर हैं और सड़क पर आमद-ओ-रफ्त नहीं है, महमूद बोला। कोशिश कर देखने में क्या हरज है, फरजाना बोली। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? महमूद, ज़रा तुम लेट कर देखो, क्या तुम इसमें से निकल सकते हो? ना पापा, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तुम खुद देखो। ओहो, लड़ो नहीं, मैं देखता हूं, फारूक ने कहा, और फिर ज़मीन पर लेट गया। उसने अपना सर लोहे के दरवाजे के नीचे से गुजारना चाहा, लेकिन सर बड़ा था, वो अड़ गया। मेरा सर बड़ा है, इस जगह से मैं नहीं गुजर सकता, अलबत्ता बाकी मांदा धड़ गुजर सकता है। कहो तो सर यहीं छोड़ जाऊं और बाकी धड़ के साथ बाहर चला जाऊं, फारूक ने लेटे लेटे कहा। तुम्हें तो मजाक के अलावा कुछ आता ही नहीं, फरजाना ने झुंझलाकर कहा। अच्छा, अब तो देखना ही पड़ेगा, महमूद ने कहा और ज़मीन पर लेट गया। लेकिन उसका सर तो फारूक से भी बड़ा था। मेरा सर तुमसे भी बड़ा है, और अब रह जाती हूं मैं, फरजाना बोली, और फिर ज़मीन पर लेट गई। उसका मुंह कमरे की छत की तरफ था। वो रेंगते हुए लोहे के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने सर नीचे से गुजारना चाहा, लेकिन सर अड़ गया। अब्बाजान, बहुत थोड़ा सा फर्क है, फरजाना ने पुरजोश लहजे में कहा। लेकिन बेटी, तुम्हारा सर छिल जाएगा। परवाह नहीं अब्बाजान, ठहरो, मेरी समझ में एक और बात आई है। तुम करवट के बल लेटकर सर दाखिल करने की कोशिश करो। लेकिन इस तरह मेरा धड़ कैसे निकल सकेगा, फरजाना ने कहा। सर निकाल लेने के बाद तुम धड़ सीधा कर लेना, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। हाँ, ये ठीक है, फरजाना ने कहा, और करवट के बल लेट गई। अब उसका सर पहले की निस्बत कम ऊंचा रह गया था। अब्बाजान, मेरा सर निकल रहा है, फरजाना खुशी से चिल्लाई। रगड़ तो नहीं खा रहा है? बेगम जमशेद ने बेचैन होकर पूछा। थोड़ा बहुत तो रगड़ खा रहा है, फरजाना ने इस ख्याल से कहा कि उसकी अम्मी परेशान ना हो, वरना उसका सर खूब रगड़ खा रहा था। ओफ मेरी बच्ची, बेगम जमशेद के मुंह से निकला। फिक्र ना करें अम्मी जान, बातें ना करो, इस तरह तुम्हारी रगें फूलेंगी, इंस्पेक्टर जमशेद ने मना किया। जी बेहतर। फिर बोली तुम, फारूक ने झुंझलाकर कहा। अब नहीं बोलूंगी, फरजाना फिर बोल उठी, और मुसीबत के इन लम्हों में भी उन्हें हंसी आ गई। लीजिए अब्बा जान, मेरा सर दरवाजे से बाहर निकल आया है। अब आहिस्ता आहिस्ता धड़ को सीधा करो और चित लेट जाओ। फरजाना ने ऐसा ही किया। सीधा होते वक्त भी उसे ज़बरदस्त तकलीफ हुई, क्योंकि गर्दन दरवाजे के बिल्कुल नीचे थी, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई तकलीफ दे आवाज़ न निकलने दी। आखिर वो कामयाब हो गई। अब मैं आसानी से बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन बेटी, तुम बाहर जाकर करोगी क्या? बेगम जमशेद ने परेशान होकर कहा। खुदा जाने मैं क्या करूंगी, बस आप मेरे लिए दुआ करें, फरजाना ने कहा। वो बदस्तूर बाहर की तरफ खिसक रही थी। बेटी, बहुत एहतियात की ज़रूरत है, वक्त भी दिन का है, कोई तुम्हें देख ना ले, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। अल्लाह मालिक है। इसके साथ ही उसकी टांगें दरवाजे से बाहर निकल गई और फिर पैर भी गायब हो गए। अब वो दरवाजे से बाहर थी। अब्बाजान, क्या आपके पास चाबियों का कोई गुच्छा है? क्यों ना मैं ये ताला खोलने की कोशिश करूं? फरजाना को अचानक ख्याल आया।
हाँ, मेरे पास चाबियां मौजूद हैं, बेगम जमशेद खुश होकर कहने लगी। और 2 चाबियां मेरे पास भी हैं। बहुत खूब, वो दरवाजे के नीचे से खिसका दें। उन्होंने ऐसा ही किया। फरजाना ने चाबियां लीं और एक एक करके ताले को लगाकर देखने लगी। अंदर वो बेताबी से इंतजार करने लगे। क्यों बेटी, कोई लगी? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी नहीं, अभी तो कोई नहीं लगी, फरजाना ने जवाब दिया। चाबियां लगने की आवाज़ें उनके कानों में आती रहीं। उनकी बेचैनी बढ़ती रही। आखिर फरजाना की आवाज़ उनके कानों से टकराई। मुझे अफसोस है अब्बा जान, इनमें से कोई चाबी नहीं लगती। ठीक है, अल्लाह मालिक है, मैं तुम्हें उसके हवाले करता हूं, जो तुम्हारे जी में आए करना। इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ भर्रा गई। बेगम जमशेद की आंखें झिलमिला उठीं। ये चाबियां उठा लें। फरजाना ने चाबियां अंदर खिसका दीं। अच्छा, खुदा हाफिज, उसके मुंह से निकला। खुदा हाफिज, वो सब एक साथ बोले। इंस्पेक्टर जमशेद ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, फरजाना को गए 5 घंटे गुजर चुके हैं और वो अब तक वापस नहीं आई। खुदा जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बेगम जमशेद पुड़पुड़ाई। हौसला रखो बेगम, उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। कहीं वो, महमूद कहते कहते रुक गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कहीं वो पकड़ी ना गई हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने उसकी बात को भांपते हुए कहा। जी हाँ, यह बात नहीं है, वो अभी तक पकड़ी नहीं गई। इंस्पेक्टर जमशेद ने पूरे यकीन से कहा। यह तुम कैसे कह सकते हो? खान रहमान ने पूछा। अगर वो पकड़ी जाती तो प्रोफेसर के आदमी सबसे पहले हमें यहां देखने के लिए आते, ये देखने के लिए कि कहीं हम सब तो निकलने में कामयाब नहीं हो गए। हाँ, ये भी ठीक है। शाम के 4 बज रहे हैं, अब प्रोफेसर के आदमी आने ही वाले होंगे, और जब वो फरजाना को यहां ना पाएंगे तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, काश फरजाना उनके आने से पहले यहां पहुंच जाए, फारूक बोला। शायद उसके बाहर रहने में ही बेहतरी हो, महमूद ने ख्याल जाहिर किया। उसी वक्त उन्होंने कदमों की आवाज़ें सुनी। लो भाई, वो लोग तो आ पहुंचे, खान रहमान बोले। देखा जाएगा, इंस्पेक्टर ने लापरवाही से कहा। उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। बैक वक्त 5 स्टेन गनों की नालें उनकी तरफ उठी हुई थीं। चलो उठो। वो खामोशी से उठ खड़े हुए और उनके आगे आगे चलने लगे। प्रोफेसर के आदमियों को शायद अभी तक फरजाना की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था, या फिर ये वो लोग नहीं थे जो उन्हें कैद खाने में छोड़ गए थे। तुम लोग हमें कहाँ ले जा रहे हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर इस हवेली में क्या कर रहा है? अभी देख ही लोगे। तुम क्यों नहीं बता देते? हमें कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। क्या तुम दिन रात यहीं रहते हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने उसके जुमले की परवाह ना करते हुए कहा। हाँ, उसके मुंह से बेख्याली में निकल गया। लेकिन रात तो तुम नहीं थे। थे क्यों नहीं? कहाँ थे? जमीन दोस्त फैक्ट्री में। ओह, तो इस हवेली के नीचे कोई फैक्ट्री भी है? हाँ। क्या बनता है उसमें? अभी देख ही लोगे। यार, जब हम देख ही लेंगे तो तुम ही क्यों नहीं बता देते? हुक्म नहीं है हमें। अरे हाँ, याद आया, तुम्हें तो इजाज़त ही नहीं है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। तुम लोग हमारे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? इस मर्तबा फारूक बोला। प्रोफेसर जाने, कुछ बातें तो तुम्हें भी जानना चाहिए। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि तुम्हें प्रोफेसर के सामने पहुंचाना है। भाई वाह, बहुत काम की बात जानते हो, फारूक ने खुश होकर कहा। खामोश रहो, प्रोफेसर का कमरा नज़दीक है। क्या प्रोफेसर के कमरे के नज़दीक बोलना गुनाह है? तुम चुप नहीं रहोगे? एक ने गुर्रा कर कहा। खामोश रहो फारूक, जानते नहीं इनके हाथ में स्टेन गने हैं? ओह, मैं तो ये भूल ही गया था। उसी वक्त वो एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गए। एक ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा, कमरे में प्रोफेसर एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। कुर्सी बिल्कुल ऐसी थी जैसी बादशाहों की होती है। कमरे में 15-20 नौजवान और भी थे। कैदी हाजिर हैं मेरे आका, एक स्टेन गन वाले ने कदरे झुक कर कहा। बहुत खूब, आओ इंस्पेक्टर, अब मैं तुम्हें इस हवेली की सैर कराऊंगा। तुम रात के वक्त चोरी छुपे इसकी सैर कर रहे थे, मैं खुद तुम्हें हवेली दिखाऊंगा। और इसके बाद? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। इसके बाद मुझे अफसोस है कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि तुम मेरे राज से बाखबर हो जाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं इस वक्त बेखबर हूं? क्या मतलब? क्या तुम जानते हो कि मैं यहां क्या कर रहा हूं? हाँ, आज से 8 साल पहले की एक खबर मुझे याद आ गई है। उस खबर के साथ तुम्हारी तस्वीर भी छपी थी। ओह,
तो तुम जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारे सियाह कारनामों को जान चुका हूं। खैर कोई बात नहीं, तुम कौन सा यहां से बचकर चले जाओगे, उसने कहा। फिर दफतन बड़े जोर से चौंका। अरे वो लड़की कहाँ है? लड़की? प्रोफेसर के साथियों के मुंह से निकला। हाँ हाँ, लड़की। इनके साथ एक लड़की भी थी। वो कहाँ रह गई? तुम सब अंधे हो। जाओ कैदखाने में जाकर देखो, पूरी हवेली में उसे तलाश करो, प्रोफेसर चिल्लाया। भगदड़ सी मच गई। स्टेन गनों वाले इधर से उधर भागने लगे। तुम बताओ इंस्पेक्टर, वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। वो जो तुम्हारे साथ थी। तुम्हें गलतफहमी हुई है प्रोफेसर, हमारे साथ तो कोई लड़की नहीं थी। क्यों रहमान, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मेरा भी ख्याल यही है। बहुत खूब, इंस्पेक्टर मुस्कुराए। खैर न बताओ, मेरे आदमी उसे अभी ढूंढ लाते हैं। किसे? बस खामोश रहो, तुम्हारी जिंदगी के सांस गिने चुने रह गए हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। तुम कौन होते हो जिंदगी या मौत का फैसला करने वाले? यहां मेरा हुक्म चलता है। चलता होगा, इंस्पेक्टर जमशेद लापरवाही से बोले। उसी वक्त स्टेन गन वाले दौड़ते हुए वहां आ गए। उनमें से एक ने घबरा कर कहा, मेरे आका, उस लड़की का कोई पता नहीं चला। गधे हो तुम, मैं इन्हें लेकर नीचे जा रहा हूं। बहरहाल उस लड़की को तलाश करके वहीं ले आओ, पूरे जंगल में फैल जाओ। अगर लड़की बचकर निकल गई तो हम सब तबाह हो जाएंगे, और अगर ऐसा वक्त आया तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने बुलंद आवाज में कहा। स्टेन गन वाले झुके और एक बार फिर दौड़ते चले गए। प्रोफेसर ने बैठे बैठे कुर्सी पर लगा कोई बटन दबाया। उसी वक्त कमरे की एक दीवार खिसकती चली गई और उस जगह सीढ़ियां नमूदार हुई जो नीचे जा रही थीं। आओ मेरे साथ, तुम दोनों भी साथ आओगे, प्रोफेसर ने स्टेन गन वालों से कहा। वो उसके पीछे चल पड़े। सबसे आगे प्रोफेसर था, उसके पीछे कमरे में बैठने वाले नौजवान थे, उनके पीछे वो थे और आखिर में दोनों स्टेन गन वाले। आखिरी सीढ़ी उतरते ही उनके कानों में जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। ये मशीनें चलने की आवाज थी। ये सब मशीनें मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, प्रोफेसर ने गुरूर वाले लहजे में कहा। और इन पर क्या तैयार हो रहा है? आगे आओ और आंखों से देख लो। वो आगे बढ़े और फिर उन सब की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, मुंह खुले के खुले रह गए। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 20 मशीनें धड़ाधड़ चल रही थीं, और उन पर जो चीज तैयार हो रही थी उसे देखकर उनके हलक खुश्क हो गए। कमरे के कोने में हजारों बंदूकों का ढेर लगा हुआ था, उनमें स्टेन गनें भी थीं। एक दूसरे कोने में कारतूसों का बहुत बड़ा ढेर लगा था। मशीनों पर बंदूकों के हिस्से और गोलियां धड़ाधड़ तैयार हो रहे थे। उन मशीनों पर सैकड़ों आदमी काम कर रहे थे। उन्हें अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उफ मेरे खुदा, जमशेद तुम आदमी नहीं हो, जिन हो। तुमने इस हवेली में दाखिल होते ही कह दिया था कि तुम्हें खतरे की बू आ रही है, खान रहमान ने कपकपा कर कहा। आखिर ये सब क्या है? इतने असले का प्रोफेसर क्या करेगा? महमूद ने सवाल किया। अब तुम उन्हें उस खबर का मजमून बता दो जो 8 साल पहले तुमने मेरे बारे में पढ़ी थी, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा। 8 साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश पकड़ी गई। प्रोफेसर अख्तर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ 25 दूसरे अहम आदमी भी गिरफ्तार कर लिए गए। भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने उदास अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। बहुत खूब, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, प्रोफेसर ने खुश होकर कहा। और फिर गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही प्रोफेसर अख्तर रहमान फरार हो गया। उसके 25 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन प्रोफेसर का कहीं पता ना चला। कई महीनों तक उसकी तलाश में हजारों जगहों पर छापे मारे जाते रहे, मगर प्रोफेसर को न मिलना था न मिला। और मिलता भी क्या, प्रोफेसर तो आकर इस हवेली में छुप गया था और अब फिर वही हुकूमत का तख्ता उलटने की तैयारियों में मसरूफ है। तुम ठीक समझे, इस मर्तबा मेरी स्कीम फेल नहीं होगी। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर मेरे साथ हैं, जिनमें से कई फौज में भी शामिल हैं। लेकिन अब्बाजान, इनका नाम प्रोफेसर चंगेजी है, महमूद ने कहा। हाँ बेटा, ये अपना तारुफ पिछले नाम से कैसे करा सकता है? उस जमाने में इसके चेहरे पर मूंछें भी हुआ करती थीं। होलिया तब्दील करने के लिए उसने इन्हें भी साफ कर दिया और प्रोफेसर चंगेजी बन गया। इसीलिए तो मैं इसे फौरन पहचान ना सका। बहुत अच्छे, तुम बहुत ज़हीन हो इंस्पेक्टर, मैं मानता हूं। मुझे अफसोस है कि यह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या ये लोग तुम्हारे साथ बखुशी काम कर रहे हैं या मजबूरन? इंस्पेक्टर जमशेद कुछ सोचकर बोले। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इनसे जबरदस्ती काम ले रहा हूं? यह बात नहीं है, ये भी हुकूमत के बागी हैं और दिलो जान से मेरे साथ हैं।
इन्हें मेरी हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाएगा। ठहरो, अभी मैं इनसे पूछवाता हूं, उसने कहा और ताली बजाई। उन सब के हाथ रुक गए। तुम सब लोग क्या चाहते हो? उसने बुलंद आवाज में कहा। इनकलाब। किसकी हुकूमत चाहते हो? अपने आका की। क्या तुमसे यहां जबरदस्ती काम लिया जाता है? बिल्कुल नहीं, हम अपनी मर्जी से यहां काम कर रहे हैं। क्यों इंस्पेक्टर, अब क्या ख्याल है? तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत इस तरह नहीं की जाती जिस तरह करने का ख्वाब तुम देख रहे हो। मैं तुम्हें उस वक्त तक जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, वरना तुम्हें दिखाता कि मैं कितनी आसानी से कामयाब हो जाऊंगा। इस दुनिया में हजारों फिरौन पैदा हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने हर एक के लिए मूसा जरूर पैदा किया है। इसीलिए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रोफेसर हंसने लगा। उसी वक्त स्टेन गन वाले सीढ़ियां उतरते हुए वहां आ पहुंचे। लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा है मेरे आका। हमने तमाम जंगल छान मारा है, तो क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हमने हर मुमकिन कोशिश की है मेरे आका। अपने तमाम साथियों को बुला लाओ और मेरे कमरे में जमा हो जाओ। मैं इन्हें लेकर वहीं आ रहा हूं। तमाम मशीन गनें इन पर बैक वक्त चलाई जाएंगी। प्रोफेसर ने ऐसे सफाक लहजे में कहा कि महमूद और फारूक कपकपा उठे। बहुत बेहतर मेरे आका, स्टेन गन वाले ने कहा और फिर चला गया। चलो इंस्पेक्टर, तुम्हारा वक्त आ चुका है, प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, इंस्पेक्टर ने पुरसुकून आवाज में कहा, और तुम्हारी मौत का दिन आज का है। खुदा बेहतर जानता है। चलो। वो फिर उसके पीछे चलते हुए उसके कमरे में आ गए, जिसमें प्रोफेसर उन्हें बैठा मिला था। दोनों स्टेन गन वाले उनके पीछे थे। जो ही वो आखिरी सीढ़ी चढ़कर कमरे में पहुंचे, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और मशीनों की आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन इसके साथ ही 2 अदद चीखों की आवाज़ उभरी और दोनों स्टेन गन वाले लड़खड़ा कर गिर पड़े। वो सब चौंक कर मुड़े। इंस्पेक्टर जमशेद मुड़कर देखने में पहल कर चुके थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ स्टेन गन वालों पर छलांग लगा दी। खान रहमान भी फौजी आदमी थे, उनके साथ ही वो भी छलांग लगा चुके थे। आनन फानन में दोनों उन पर जाकर गिरे और इससे पहले कि कोई समझ सकता कि क्या हुआ है, वो दोनों एक स्टेन गन संभाल चुके थे और अब उन दोनों की नालें प्रोफेसर और उसके साथियों की तरफ उठ गई थीं। हाथ ऊपर उठा दो प्रोफेसर, वरना हम 1 सेकंड का इंतजार किए बगैर फायरिंग शुरू कर देंगे। उनके हाथ ऊपर उठ गए। मगर अब्बाजान, हैरत है, इन दोनों को आखिर हुआ क्या? ये तो अच्छे भले हमारे पीछे चले आ रहे थे। फारूक ने हैरान होकर कहा। मैं खुद हैरान हूं, मगर हैरान होने से पहले इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। लेकिन अब्बाजान, अगर आपने दरवाजे बंद कर दिए तो मुझे जितने आदमी तलाश करने गए हुए हैं वो सब इस कमरे को चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर मुश्किल पेश आएगी। फरजाना की आवाज आई, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। दूसरे ही लम्हे वो एक दरवाजे के पर्दे के पीछे से निकल रही थी और उसके हाथ में लोहे का एक मोटा सा पाइप था। उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। यह है वो हथियार जिसकी वजह से ये दोनों जमीन पर लेटने पर मजबूर हो गए, उसने कहा। बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया, खान रहमान बोले। वो लोग आने ही वाले होंगे। आप फौरन एक मशीन गन की नाली प्रोफेसर की कनपट्टी से लगा दें और इसके पीछे खड़े हो जाएं। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहने दें। जो ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचे, प्रोफेसर उनसे कहेगा कि अपनी अपनी स्टेन गनें अंदर फेंक दें। वो लोग वजह मालूम किए बगैर स्टेन गनें फेंक देंगे, फरजाना ने कहा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन प्रोफेसर अगर वक्त पर ना बोला तो? इंस्पेक्टर जमशेद ने एतराज़ किया। फिर क्या करना चाहिए? मैं प्रोफेसर की आवाज़ हलक से निकाल सकता हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद ने प्रोफेसर की आवाज़ में कहा, और वो हैरान रह गए। ये ठीक रहेगा, खान रहमान बोले। और क्यों ना मैं अपनी स्टेन गन लिए इस कमरे से बाहर जाकर किसी मुनासिब जगह पर खड़ा हो जाऊं, ताकि अगर कोई ख़तरा हो तो इन पर उस पोशीदा जगह से फायरिंग कर सकूं। ये और भी बेहतर रहेगा, इंस्पेक्टर जमशेद जल्दी से बोले। तो मैं फारूक को साथ लेकर जाता हूं, तुम यहाँ फरजाना और महमूद और भाभी के साथ रहो, खान रहमान बोले। ठीक है, और मैं इन 15 आदमियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, यानी दरवाज़ों के सामने ये होंगे और इनके पीछे प्रोफेसर और प्रोफेसर के पीछे हम तीनों। क्यों, कैसी रही? बहुत शानदार। एक बात रही जाती है, कहीं इनके पास कोई हथियार ना हो, फरजाना ने अचानक कहा। हाँ, तुम दोनों जल्दी जल्दी इन सब की तलाशी लो, इंस्पेक्टर जमशेद ने फरजाना और महमूद से कहा, और तुम बाहर जाकर पोजीशन संभाल लो। बहुत बेहतर कमांडर साहब, खान रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर चले गए। महमूद और फरजाना तेजी से कमरे में मौजूद लोगों की तलाशी लेने लगे। इंस्पेक्टर जमशेद चौकस खड़े थे। प्रोफेसर इस तरह गुमसुम खड़ा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। जल्दी तलाशी मुकम्मल हो गई। किसी की जेब से कुछ न निकला।
अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये वही स्टेन गन वाले थे जो फरजाना की तलाश में गए हुए थे। वो दरवाजे पर आकर रुक गए। प्रोफेसर, तुम खामोश रहोगे वरना जिंदा नहीं बच सकोगे। इंस्पेक्टर जमशेद ने सरगोशी की। फिर प्रोफेसर की आवाज़ हलक से निकालते हुए बोले, क्यों, वो लड़की तुम्हें मिली या नहीं? जी नहीं मेरे आका, अगले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा। दरवाज़ा चूंकि थोड़ा सा खुला हुआ था इसलिए वो अंदर का मंजर नहीं देख सका था। अच्छा, अपनी अपनी स्टेन गनें अंदर फेंक दो। जी? बाहर से हैरतज़दा आवाज़ आई। तुमने सुना नहीं? जानते नहीं बात दोबारा पूछने की सज़ा यहाँ क्या है? इंस्पेक्टर जमशेद ने गरज कर कहा। दूसरे ही लम्हे स्टेन गनें कमरे में गिरने लगीं। महमूद और फरजाना उनको गिनते रहे। जब 14वीं गन भी गिर गई तो बाहर से खान रहमान की बुलंद आवाज़ उनके कानों से टकराई। अब तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा दो। वो चौंक कर मुड़े और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। खान रहमान उनके सामने स्टेन गन ताने खड़े थे और फारूक उनके साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। और अब हम इनका क्या करेंगे? फारूक ने बाहर से पूछा। अब हमें इन सबको बांधना होगा, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। लेकिन इतनी रस्सी कहाँ से आएगी? खान रहमान ने पूछा। यह काम महमूद, फारूक और फरजाना करेंगे। तुम तीनों जाओ और पूरी हवेली में से रस्सियां तलाश करके लाओ। अगर रस्सियां ना मिलें तो चारपाइयों में से निकाल लाना। जी बहुत अच्छा, लेकिन इस काम में देर नहीं लगनी चाहिए। इंशाल्लाह हम देर नहीं लगाएंगे, उन्होंने कहा और फिर चले गए। सिर्फ 3 मिनट बाद वो तीनों वापस आ गए। महमूद के हाथ में रेशम की डोरी का एक पूरा गुच्छा मौजूद था। अब्बाजान, एक अलमारी से यह मिल गया है। बहुत खूब। सबसे पहले प्रोफेसर और इसके बच्चों को बांधो, फिर इन सबको एक ही रस्सी से जकड़ दो। जी बेहतर। उन्हें कमरे से बाहर निकाला गया और फिर एक ही रस्सी से सबको जकड़ दिया गया। ये काम इंस्पेक्टर जमशेद की हिदायत के मुताबिक किया गया। फिर सबके हाथ बांधे गए और फिर उनको एक ही जगह खड़ा करके उनके गिर्द रस्सियां लिपेट दी गईं। बहुत खूब। अब प्रोफेसर के 3 मुलाजिम बाकी हैं। रहमान, तुम उन तीनों को घेर लाओ। ठीक है, उन्होंने कहा और चले गए। जल्द ही उन तीनों को भी बांध दिया गया और अब रह गए हैं फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों कारीगर। वो सब बागी हैं और ज़रूर असले से खेलना चाहते होंगे, लिहाजा उन्हें बेखबर ही रखना बेहतर होगा। अब हम क्या करें? अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि मैं कार लेकर शहर जाऊं और फिर पूरी फोर्स लेकर आऊं, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। और अगर इस दौरान में फैक्ट्री में काम करने वाले ऊपर आ गए? खान रहमान ने कहा। जहां तक मेरा ख्याल है वो ऊपर नहीं आएंगे। वैसे एहतियात का तकाजा यह है कि तुम इन सब के मुंह में कपड़ा ठूंस कर ऊपर से बांध दो ताकि ये आवाज़ ना निकाल सकें, और खुद जाकर दरख्तों में छुप जाओ। जब तक मैं मदद लेकर ना आ जाऊं वहीं छुपे रहना। इस तरह अगर नीचे काम करने वाले आ भी गए तो भी तुम लोग तो महफूज ही रहोगे। ठीक है, तब तुम फौरन रवाना हो जाओ। मेरा ख्याल है तुम 2 घंटे में शहर पहुंच सकते हो और 2-2.5 घंटे तुम्हें वापस आने में लगेंगे। हाँ, इतना वक्त तो लग ही जाएगा। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैं इतनी देर में महमूद को भी स्टेन गन चलाना सिखा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। अब्बाजान, क्या आप पुलिस के सिपाही लेकर आएंगे? फरजाना ने पूछा। हाँ बेटी, कुछ बड़े अफसरों को भी साथ लाना होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि फौजी अफसरों को साथ ना लाइएगा, न जाने इनके साथ कौन कौन मिला हुआ होगा। तुम ठीक कहती हो, लेकिन कुछ जाने पहचाने फौजी ऑफिसर भी हैं जिन पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकता। उन्हें तो साथ लाना ही होगा, जैसा आप मुनासिब समझें। अच्छा, खुदा हाफिज। लेकिन तुम कार कहाँ से लोगे? खान रहमान ने पूछा। रात तलाशी के दौरान मैं कार भी खड़ी देख चुका हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा और बाहर निकल गए। उन्हें दरख्तों में तकरीबन 5 घंटे गुजारने पड़े। फिर कहीं जाकर सड़कों पर जीपों की लाइट्स नजर आने लगीं। वो लोग आ गए, फरजाना के मुंह से निकला। हवेली में तो अभी तक सुकून ही मालूम होता है अभी तक नीचे काम करने वालों में से कोई ऊपर नहीं आया। 15 मिनट के अंदर पूरी हवेली को घेरे में ले लिया गया। तमाम काम इंस्पेक्टर जमशेद की हिदायत के तहत किया गया। उनके साथ आईजी साहिब और डीआईजी साहिब के अलावा फौज के कई ऑफिसर्स भी थे और महकमा सुराग रसानी के दूसरे ऑफिसर भी थे। क्या इस वक्त छापा मारना बेहतर होगा? आईजी साहिब ने पूछा। इस वक्त तो सिर्फ उन लोगों को काबू में कर लें जिनको हमने बांध कर डाला हुआ है। बाकी लोगों को सोते वक्त पकड़ा जाए तो बेहतर होगा। इस तरह खून खराबे का खदशा नहीं रहेगा। अगर इस वक्त उन्हें पकड़ा गया तो उनके पास असले की फरावानी है। दोनों तरफ जानी नुकसान का खतरा रहेगा। हाँ ठीक है, इन बंधे हुओं को बाहर निकाला जाए, आईजी साहब ने हुक्म दिया। प्रोफेसर चंगेजी, उसके बेटे और दूसरे तमाम आदमियों को बाहर निकाल लाया गया। उनकी निगरानी पर चारों तरफ कांस्टेबल खड़े कर दिए गए।
उनके हाथों में भरी हुई बंदूकें थीं। इस पकड़ धकड़ में काफ़ी रात बीत गई। तब कहीं जाकर उन्हें आराम से बैठने का मौका मिला। उस वक्त खान रहमान ने फरजाना से पूछा, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। कैद खाने से निकलकर तुमने क्या कुछ किया? मेरी कहानी बहुत मुख्तसर है। मैं कैद खाने से निकलकर छुपती छुपाती प्रोफेसर वाले कमरे में पहुंच गई। उस वक्त वो कमरा बिल्कुल खाली था। आतिशदान पर मुझे लोहे का पाइप पड़ा मिला। शायद उससे आग को रिदने का काम लिया जाता होगा। मैंने बेख्याली में उसे उठा लिया। उसी वक्त कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा और पर्दे के पीछे छुप गई। बस फिर मुझे वहीं 5 घंटे तक छुपे रहना पड़ा। खड़े खड़े मेरे पाँव दर्द करने लग गए, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी। फिर जब आप फैक्ट्री से वापस आए, उस वक्त तमाम स्टेन गन वाले मेरी तलाश में जंगल में जा चुके थे और आपके पीछे सिर्फ 2 थे। इसलिए उस वक्त मैंने सोचा कुछ करने का मौका यही है, फिर शायद मौका ना मिले। लिहाजा मैंने आओ देखा न ताओ बिजली की सूरत से पर्दे के पीछे से निकली और उन दोनों के सरों पर पूरी कुव्वत से लोहे का पाइप दे मारा और दोबारा पर्दे के पीछे छुप गई, इतनी तेजी से कि कोई मुझे देख भी ना सका। बहुत खूब, कमाल कर दिया। आईजी साहिब के मुंह से निकला, ये बहुत अजीम कारनामा अंजाम दिया है तुमने। डीआईजी साहिब ने भी तारीफ की। और अब तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? आईजी साहिब ने मुस्कुराकर पूछा। जी सुबह हारूनपुर जाएंगे, फरजाना ने शर्मा कर कहा, और वो सब कहकहा मारकर हंस दिए। सुबह नाश्ता उन्होंने हवेली में ही किया। उसके बाद मुजरिमों को 2 ट्रकों में सवार किया गया। इंस्पेक्टर जमशेद की हिदायत पर ट्रक भी साथ लाए गए थे। उनके जाने पर वो भी अपने कार में आ बैठे। उसकी मुरम्मत रात ही में कर ली गई थी और अब हम नए सिरे से रवाना होते हैं हारूनपुर की तरफ। महमूद बोला। शुक्र है खुदा का, फरजाना के मुंह से निकला। इंस्पेक्टर जमशेद ने फारूक की तरफ देखा। वो चुप चुप था। तुम क्यों खामोश हो? उन्होंने पूछा। मैं ये सोच रहा हूं कि खुदा जाने हम बगैर किसी चक्कर में फंसे हारूनपुर तक पहुंचने में कामयाब होते भी हैं या नहीं, और हारूनपुर पहुंचकर भी किसी चक्कर से महफूज रहते हैं या नहीं। ये मुजरिमों के चक्कर तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, उसने मुसम्मी सूरत बनाकर कहा। कार में एक कहकहा गूंज उठा।